कहते हैं कि लाइक कसम से कह रहे हैं कि मतलब किसने कौन सा एक पर्टिकुलर नाम किसने यूज़ किया, कालनेमी। तो कालनेमी रामायण में एक असुर था, कहते हैं कि रूप बदल के आया रखा है। अब मैं सोचता हूँ, मैंने कहा कि भाई मैं क्या बोलूँ, मतलब अब इस चीज़ का मैं क्या रिप्लाई, तो चलो छोड़ो क्या ही देंगे, पर ये चीज़ सुन के हंसी भी आती है कि लोग कहाँ तक सोचते हैं। मुझे ये भी पता है कि और भी बहुत सारे लोग हैं शायद जिनको स्पॉटलाइट नहीं मिली है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो डिजर्व करते हैं स्पॉटलाइट, उनको अभी तक नहीं मिली है, उनको मिलनी चाहिए, ये भी बिलीव करता हूँ। तो ये जो आर्टिस्ट की इंडस्ट्री रहती है, हाउ इज इट एग्जैक्टली, डू दे सपोर्ट यू, वो आपको सपोर्ट करते हैं क्या? जैसे आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ मैंने देखा है वो कोलैब्स भी करते हैं, और हिप हॉप को एक तरह से मॉडर्न म्यूजिक का देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसको अपने ट्रेडिशनल डिवोशनल के साथ करके तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रह के बना। नमस्कार दोस्तों, आज के अनफोल्डिंग विजडम पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं। वो एक पोएट, थिएटर आर्टिस्ट और एक शायर हैं। इन्होंने अपने हिप हॉप और स्पिरिचुअल जॉनर के मिक्स से आज की यंग जनरेशन के दिलों में जो जगह बनाई है वो चंडीगढ़ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे इंडिया में लोगों का बहुत ही प्यार इनको मिला है। ये है नारसी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस पॉडकास्ट में आए, क्योंकि मैं पर्सनली आपके गानों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बिकॉज़ बहुत सारे लोग तो बॉलीवुड म्यूज़िक सुनते हैं एंड उनके पास बहुत ऑप्शंस भी होती हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल गाने सुनते हैं, डिवोशनल या फिर भजन, जैसे मैं बहुत सुनती हूँ। तो हमारे पास इतनी ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि हम इसको एज एन एंटरटेनमेंट नहीं सुनते हैं। इट जस्ट कि वो एक थेरेपी का काम करता है। right. तो मुझे आई थिंक जुबिन नौटियाल एक सिंगर हैं जो आई थिंक डिवोशनल सॉन्ग्स ही गाते हैं। उसके अलावा एक आर्टिस्ट, एक सिंगर है, आई थिंक उनका नाम है सिंपल खेरा, वो शी इज फ्रॉम नेपाल। राइट, ठीक है। हाँ, तो उसके अलावा तो मुझे एक आपका पता है एंड मतलब बहुत सारे नाम माइंड में नहीं आते जब डिवोशनल सॉन्ग्स की बात होती है। तो बात करते हैं आपकी जर्नी की। आप खुद बताओ कैसे शुरुआत हुई इसकी? शुरुआत ऐसा है कि लाइक रैपिंग का जो सफ़र है ये शुरू से था, बहुत पहले से, मतलब स्कूल टाइम से ही, अराउंड 10th क्लास से मैं इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार हिप हॉप से कि हिप हॉप होता है क्या है। तो अपने एक फ्रेंड के थ्रू ही हुआ था। तो तब वो वेस्ट कोस्ट हिप हॉप के बारे में पता लगा था, लाइक टूपाक, बिगी, एमिनम, नास, जेजी। तो हुआ क्या था कि होता ना, हम जैसे स्टार्टिंग में एक वाना बी रैपर की तरह एक्ट करते, तो मेरा भी वही था कि अच्छा आ रहा है, उसने पार्टी लिखा तो मैं भी पार्टी कर दूंगा, उसने गैंगस्टर लिखा तो मैं भी करूँगा। तो फिर एक दिन मैं और मेरा फ्रेंड, वो भी रैपर था उस टाइम, तो हमने बात करी। मैंने कहा कि भाई यार, जो ज़िंदगी में चीज़ है ही नहीं, हम क्यों बात कर रहे हैं उसके बारे में। ये 9th क्लास की बात है? 10th क्लास की बात होगी, 10th 11th की, राइट। तो मैंने कहा कि अगर हमने कभी गन नहीं उठाई है तो हम क्यों गैंगस्टर बने बिना मतलब की। तो उस टाइम समझ आया कि लाइक हिप हॉप सिर्फ एक जॉनर नहीं है, ये वॉइस है जो आपको मौका दे रहा है कि आपके अंदर जो चल रहा है, आपके इमोशंस, आप चाहे खुश हैं, दुखी हैं, आप उसके थ्रू निकाल दो अपने लिरिक्स में। तो उसके बाद से हम थोड़ा सा सीरियस हो गए थे, और फिर ऐसा लगा कि यार अभी यार ये फ्रेंड है ये जॉनर, कि अभी कोई और सुने ना सुने, ये तो सुन रहा है हमें। तो लाइक अभी हम कुछ भी पेपर पे लिखते तो पेपर कभी कंप्लेंट नहीं करते, अरे यार बहुत वेट है तेरे पेन्स का, तो कभी नहीं बोलते वो। तो बस ऐसे करते करते ये चीज़ यहाँ तक पहुँची है, एंड बाकी लोगों का प्यार है, सबकी ब्लेसिंग्स है जो चल ही रहा है अभी। तो जैसे 10th क्लास में आपको ये रियलाइजेशन हो गई थी कि मुझे ये लिखना पसंद है या फिर गाना भी पसंद है, ये सब चीज़ें, तो उस टाइम कोई ऐसे गाने लिखे थे आपने जो कहीं पे हैं? मतलब अभी तो हैं बहुत सारे यूट्यूब पे, बट उस जो शुरू के होते हैं ना, जो हमें लगता है कि अभी ये इतने अच्छे नहीं है, तो वो कुछ है मेमोरीज किस तरह? शुरू के मुश्किल ही होगा, क्योंकि उस टाइम क्योंकि वो जो टाइम था ना, देखो वो टाइम कैसा था कि उस टाइम ये स्पॉटिफाई, सावन, ये वाले ऐप्स, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे। तो कुछ टेम्प्रेरी साइट्स हुआ करती थी, हम उसमें डालते, तो आज के टाइम पे अवेलेबल ही नहीं है साइट्स। एंड मतलब दूसरा कह रहा हूँ, मेन चीज़ क्या है कि लाइक मैं पेंटिंग आर्टिस्ट पहले हूँ, ये बहुत कम लोगों को पता है, तो मुझे पेंटिंग करना पसंद है। राइटिंग मेरी ज़िंदगी में आएगा ये मैंने भी नहीं सोचा था। जब लिखना शुरू किया, लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स आए, तो रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, लिख सकता हूँ, कोशिश कर लेता हूँ। मैं आज भी यही कहता हूँ, मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, क्योंकि देखो राइटिंग का कोई ऐसा नहीं है कि यार हमें जैसा उसने लिखा मैं भी वैसे लिखूँगा। मेरे को लगता है राइटिंग दिल की बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उसको खूबसूरती से उतार रहे हो या नहीं उतार रहे, बस आपने दिल की बात कह दी, दैट इज़ राइटिंग। तो
बस अब वो सॉन्ग सेशन मुश्किल से ही होंगे। तो फिर ये कब डिसाइड हुआ कि अभी मुझे स्पिरिचुअल ही करियर बनाना है अपना? देखो इसका मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कुछ डिसाइडेड नहीं था, ना सोचा था, क्योंकि स्पिरिचुअल इंसान मैं शुरू से हूँ, शुरू से मतलब। तो एक फेथ है भगवान पे, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो यार, वो कहता है ना कोई नहीं होता भगवान होता है। बिल्कुल। तो मैं बचपन से जुड़ा हूँ थिएटर की। अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि थिएटर का अगर हम सबसे पहली बात करें तो सबसे पहला थिएटर है रामलीला। तो नॉर्थ में बहुत फेमस है। तो अब तो दिन शुरू होने वाले, 22 तारीख से शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो रामलीला मुझे बहुत फैसिनेट करती है, वो स्टेज। तो बचपन से मेरे को ये था कि मेरे को बैक स्टेज रहना ही रहना है, जैसे भी करके अंदर घुसना है। तो मैं और भाई हम जाते थे, अंदर जाते थे, और वहाँ के चाहे मेकअप करना है, चाहे वानर सेना के अंदर जाना है, तो जाना ही जाना है मतलब, ठीक है। तो रामायण जो हमारा एपिक है उसने बहुत फैसिनेट किया है, और सेम टाइम पे वो हमें सिखाती भी आज के टाइम में, अगर हम उसको कनेक्ट करें तो। वो नॉलेज थी, बट कभी ये नहीं सोचा था कि उसको इस जॉनर में मैं लाऊंगा, कभी नहीं सोचा था। 28 अप्रैल को हमने गाना रिलीज़ किया था रामायण, 10 मिनट्स का था वो। तो हमने वो जस्ट अपलोड कर दिया। तो हमने उसमें क्या कहते हैं, जो रामानंद सागर जी की रामायण है, मतलब एवरग्रीन है, हमने उसका सैम्पलिंग यूज़ की थी उसमें हिप हॉप के साथ। एंड वो चला। और उस टाइम जो कहते हैं जो एवरेज चैनल होता है, जैसे किसी न्यू यूट्यूबर का होता है, आपके 600 लाइक्स आ गए, 500 आ गए, 1000 मतलब तो आपके लिए 1 मिलियन हो गया। तो वो फेज था चैनल का। तो हमने डाला और हमें नहीं पता था कि ये चीज़ बूम करेगी। वो बूम हुई एंड लोगों का प्यार मिला। रफ्तार भाई का मैसेज आया था, और मुझे पहले लगा ये फ़ैन पेज है कोई। बाद में देखा कि नहीं 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 नहीं, वेरीफाइड है। उनसे बात हुई थी तो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। तो लगा कि यार नहीं यार, कुछ तो किया ज़िंदगी में, ठीक है। तो वो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स थी उस स्टेज की, भगवान की, कि यहाँ तक वो चीज़ गई। आई एम नॉट श्योर, बट बहुत सारे लोगों का फेवरेट जो आपका गाना है, जो मुझे लगता है वो पता नहीं किस उसमें जो आपका रैप है, हाँ। वो वाला है। हाँ। लेकिन मेरे, अब मुझे बताना इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने एक सखा वो उससे पहले था। हाँ। मेरा फेवरेट वो है, और वो मेरा इतना फेवरेट है कि वो मतलब मैं कभी भी प्ले करती हूँ ना उसको, मैं उसकी वीडियो के साथ ही उसको सुनती हूँ, क्योंकि और एवरी टाइम आई वॉच दैट ना, मुझे ऐसे। सो व्हाट हैपेंस जब आप स्पिरिचुअली गाने सुनते हो, मतलब ऑब्वियसली इट्स नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। तो जब हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो मेरे साथ तो ये होता है कि एक ना गूज़बम्प आ जाते हैं बॉडी में, है ना, ऐसे बग्स जैसे लगता है क्रॉल हो रहे हैं। तो जो पता नहीं किस रूप में जो रैप है, वो तो आई फील कि जो लोग स्पिरिचुअल हैं उनको तो सेम ही फील होता होगा। एंड एवरी टाइम, लाइक ऐसा नहीं कि एक बार सुना दूसरी बार जितने। पर जो सखा सॉन्ग है ना, उसको मैं जितनी बार भी देखती हूँ ना, मेरे को रोना आ जाता है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है या और लोगों के साथ भी। मुझे वो बहुत पसंद है वो गाना, और पता नहीं उसको कैसा रिस्पॉन्स मिला होगा लोगों का, बट मेरा वो फेवरेट है आपकी प्लेलिस्ट में। अगर मैं देखूँ, वो शायद पहले था ना वो कोरोना के आसपास ही। एंड उसी प्रोजेक्ट के लिए मैंने अपना वेट लूज़ किया था। अच्छा। और जो उसमें लॉर्ड कृष्णा एक्ट किया था, तो उसके लिए वो 20 kgs मैंने ड्रॉप किया था सारा का सारा। उस गाने के बारे में आजकल ऐसी फ्रेंडशिप्स, व्हाट डू यू थिंक, ऐसी होती है क्या? मुश्किल है, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल है भी ऐसे लोग जो साथ देते हैं। बट वो फ्रेंडशिप ऐसी है ना कि मतलब हम उसको कितना ही एक्सप्लेन कर लेंगे, उसमें ना कोई स्टेटस है, ना कोई बाउंड्रीज है। एक द्वारिकाधीश हैं और एक तरफ सुदामा जी हैं, मतलब वो आगे बस उनको ये है कि मेरा फ्रेंड आगे नाम से ना मुझे मिलने जाना है। और वो लिखा भी उसी फील्ड से था। उस गाने में मैं ये बोलता हूँ, मेरे भैया एक तो लव किशोर अग्रवाल नाम उनका, तो नन स्वीट्स जो हैं वो उन्हीं की हैं, तो उन्हीं का ऑनर है, तो हम प्यार से लकी भैया कहते हैं। तो सारा का सारा प्रोड्यूस उन्होंने किया, स्पॉन्सर उन्होंने किया था सारा का सारा। तो उसमें जो भी लोकेशन वगैरह देखी है, तो उन्होंने सारा स्टैंड लिया था। अगर वो नहीं होती तो इतना ग्रैंड नहीं आ पाता। तो मैं कहता हूँ कि अगर वो कुछ चीज़ निकली है, तो उन्होंने एक फेथ रखा मुझ पर कि बच्चा कर लेगा, साथ में खड़े रहे। उन्होंने बोला कि तू कर, और आज भी साथ में खड़े, तो आज एक प्राउड ज़्यादा होता है कि ये कल भी थे। साथ दिया है ना उन्होंने। हाँ, वो गाने की वीडियो आप देख लो, उसके लिरिक्स, अब हो सकता है मेरा वो पर्सनल फेवरेट है, इसीलिए मैं उसको बार बार ज़्यादा सुनती हूँ। बट वो उसके अलावा फिर उसके बाद आपने शुरू किया ये राम दर्शन। हाँ, ठीक है, इसको उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला कि आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मतलब इस गाने ने आपको एक पहचान दिलाई। बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है। तो पर्सनली जैसे लॉर्ड रामा के आपने गाने में ज़्यादा जिक्र किया होता है, कृष्णा का वो हाँ जी, सखा में था, बिल्कुल। तो पर्सनली आप कौन से कैरेक्टर से ज़्यादा कोरिलेट करते हो, मतलब जो आपको ज़्यादा इंस्पायर्ड करता है या आपकी लाइफ में ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है? चाहे देवी की बात कर रहे हैं, देवता की बात कर रहे हैं, सबका एक रोल है ज़िंदगी में, ठीक है। हम उनसे कुछ सीखना ही चाहते हैं। तो अगर मैं बोलूँगा तो मैं श्री राम जी का ही नाम लूँगा, क्योंकि उनको एक टाइटल मिला है मर्यादा पुरुषोत्तम का। और मुझे लगता है कि अभी मर्यादा पुरुषोत्तम रहना बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए। नहीं रह सकते क्योंकि लोग है ही नहीं स्टेबल। अभी वो मल्टीपल रिलेशंस में, अभी यहाँ पे टूट गया तो यहाँ गए, यहाँ टूट गया यहाँ गए, तो बंदे ऐसे हो रखे। तो पर्सनली मेरे को नहीं लगता कि मैं ऐसा इंसान हूँ। मुझे लगता है कि आप टाइम पास करने के लिए कहीं नहीं जा सकते हो। सेम टाइम पे महादेव, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर महादेव की बात करते हैं, हम श्री हरि की बात करते हैं, जहाँ पे हरि है वहाँ महादेव है, जहाँ पे महादेव वहाँ पे हरि है। तो लोग इसको लेके कंट्रोवर्सी करते हैं कि नहीं भाई, मैं शिव भक्त हूँ, मैं विष्णु भक्त हूँ। मेरे को लगता है कि अब दोनों में अगर दोनों ही होना तो मतलब आपने अब दोनों की ही करीब हो। तो महादेव एंड मैं नारायण को बोल सकता हूँ, जो क्योंकि वैसे तो नारायण जी का ही रूप है। राम जी और कृष्ण जी, वो बिल्कुल, दोनों बिल्कुल। अलग अलग अवतार थे, बट थे तो वही। उन्हीं और का। मैंने ये भी पढ़ा है कि जो कृष्णा जी हैं या रामा जी हैं वो शिव जी की पूजा करते हैं, और शिव जी हाँ, हाँ। कृष्णा जी या मतलब नारायण की, ओ वो रामेश्वरम तभी है। हाँ, एक राम दूसरे के ईश्वर। की। तो इसमें तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि दोनों ही एक ही हैं, एक बिल्कुल, दूसरे के बिल्कुल। आराध्य हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब इस चीज़ को लेके जो लोग डिवाइड या हेट होता है वो थोड़ा सा अननेसेसरी लगता है। देखो, भक्ति है, भक्ति का ना कोई नियम नहीं है। आप दिल से जिसको मान रहे हो, कहते हैं ना कि कृष्ण जी को कोई एकदम बाल रूप में भी देखता है, कोई उनको वृंदावन वाला देखता है, कोई उनको द्वारकाधीश की तरह देखता है, कोई उनको दोस्त की तरह देखता है, कोई उनको फादर की तरह देखता है। तो आप जैसा देखना चाहते हो, जैसा ब्रिज बनाना चाहते हो अपने आराध्य के साथ, वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि आप भगवान से कनेक्ट हो रहे हो। मैंने ऐसे भी सुना है कि आपकी लाइफ, जैसे हमारी लाइफ में अलग अलग फेसेस आते हैं, तो जो लोग स्पिरिचुअल, खुद को स्पिरिचुअल मानते हैं या भगवान के साथ अपना कनेक्ट रखते हैं, तो मैंने ऐसा पढ़ा है कि आपकी लाइफ में जो फेस चल रहा होता है ना, और आपको जिस चीज़ की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग वो वाला रूप आपको ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बताया कि लॉर्ड रामा आपको मर्यादा पुरुषोत्तम, ये वो चीज़, जो भी चीज़ है उसके लिए इंस्पायर करते हैं। राइट। तो कई बार जैसे किसी की लाइफ में ऐसी चल रही हो कि उसको अपनी लाइफ में ना क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, मतलब सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो अगर वो गीता पढ़ते हैं ना, तो उस टाइम वो फिर लॉर्ड कृष्णा जी से बहुत ज़्यादा आंसर्स मिल जाते हैं उनको, है ना। कभी आपको लाइफ में बहुत ये भी फेज होता है, लोगों को बहुत डर लगता है, वो बहुत मतलब कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, तो उनकी लाइफ में हनुमान जी की भी एंट्री होती है, लाइक वो बहुत कॉन्फिडेंट फील कराते हैं आपको, या फिर आप थोड़ा सा करेज आप में आ जाता है ना, इस तरह से। तो आपकी लाइफ में भी इस फेजेस में हुआ, या ऐसे था कि बचपन से ही लॉर्ड रामा का था, मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, कि एक टाइम पे आप किसी लॉर्ड को ज़्यादा पढ़ते हो, स्टडी करते हो कि क्या वो रही थी जर्नी, या मुझे उससे क्या लर्निंग्स मिल रही हैं। तो वो फेज वाइज होता है। जैसे मेरे को लॉर्ड कृष्णा का हुआ था जब मैं स्ट्रगल कर रही थी कि लाइफ के क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूज्ड थी, मतलब कि अच्छा अगर ऐसे ही होना था तो ये क्यों हुआ, अगर यही होना था तो ये क्यों हुआ। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि आपको गीता में ना सब आंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि लड़ाई तो उनकी सारे अपने रिश्तेदारों से ही हुई थी ना, तो इट्स इम्पॉर्टेंट समटाइम्स, है ना। तो वैसे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि कृष्ण जी का? तो देखो, वो तो कहते हैं ना कि वो उनको तो टाइटल ही मिला रखा है सारथी का। और वो रियल लाइफ में भी हमारे सारथी हैं, क्योंकि अगर हम इसको एक पॉलिटिक तरीके से देखें तो दुनिया अभी भी महाभारत है, ठीक है, और हम ही यहाँ के पार्थ हैं, और कृष्ण भगवान हमारे सारथी हैं जो हमें डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर हम भगवत गीता की बात करें तो मैं ये नहीं बोलूँगा मैंने पूरी पढ़ी है, लेकिन हाँ, कुछ कोटेशंस होते हैं, जो श्लोक होते हैं, हम सभी के फेवरेट होते हैं। लाइक जब मेरी जर्नी थी, मुझे वेट लूज़ करना था, तो एक उसके अंदर आता है कि तू कर्म करते जा, फल की चिंता ना कर, ठीक है। तो उस टाइम क्या था कि मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, उस टाइम मैं ना जॉब कर रहा था, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी, 10 चीज़ें थी दिमाग में, ठीक है। बट मुझे ये लगा कि शायद अपने माइंड को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कोटेशन मैंने अपने आप को डेली
देना शुरू कर दिया डेली। मतलब मैं उठ रहा हूँ, मैं स्टोरी पे लगा रहा हूँ, मुझे पता है कि आज का दिन मैंने कुछ किया है, मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला है, मैं आज भी फेल हुआ हूँ। सुबह उठ रहा हूँ, मैं फिर से ये कोटेशन खुद को बोल रहा हूँ, मुझे पता है मैं फिर फेल हो रहा हूँ। मैं शायद लगातार 1 महीने 2 महीने तक फेल होता गया हूँ, ठीक है, बट मैंने वो फेलियर एक्सेप्ट ही नहीं करी। मेरे को ये था कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके जब रिज़ल्ट आने लगे, फिज़िकली वो चेंज आया, तो मुझे लगा कि पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। वो पेशेंस रखा, रिज़ल्ट आपको मिलते हैं, ठीक है। देन एक कोटेशन ऐसा भी उसके अंदर, जब भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। मुझे पहले समझ नहीं आया कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब जो ज़िंदगी में चीज़ें हो रही है तो हमें समझ आ रहा है। असल में आपको आपके अकॉर्डिंग ही मिलता है, बस आप थोड़ा सा गलत रास्ता चूज़ कर लेते हो, आप ईगो में आ जाते हो, या फिर आप शायद खुद से ही अपना विश्वास खो देते हो। तो मुझे लगता है आपको खुद पे फेथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। दुनिया आपके अगेंस्ट हो सकती है, होगी भी, ठीक है, और सिचुएशन बताऊँ कहाँ कहाँ तक पहुँचती है कि आपको लगेगा कि अब सब खत्म हो चुका है, आज डिप्रेशन आ रहा है, ना मेरे पास जॉब है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मेरे को अपनी ये EMI भरनी है, ये बिल्स भरनी है, ये सब कुछ होगा। बट बिलीव मी, ये फेथ चीज़ है ना, फेथ और होप है। होप का एक नेचर है कि आज है तो टूट जाएगी, लेकिन कल फिर नहीं हो पा जाती है, फिर टूटेगी, फिर आएगी, बट ये टूटेगी कभी नहीं। तो आपका हारना किसी भी एंगल से नहीं बनता। तो ये महाभारत की बात मैं तभी कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको जीतना ही है। अगर आप धर्म के पक्ष में हो तो आपको जीतना ही पड़ेगा, आप सही हो तो भगवान कृष्ण तो साथ देंगे ही। तो सबका रोल है, मतलब भगवान कृष्ण का भी एक अपना रोल है, भगवान राम का अपना रोल है, जो आपको शांत करते हैं, आपको मर्यादा में रहने की बात करते हैं कि आपकी डिग्निटी क्या है, आप वो समझिए। भगवान शिव का अपना एक अलग है कि उनके अंदर कोई लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, वो बिल्कुल ही देवों के देव, राइट। ओके, तो जैसे अभी आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये एक दिन का, इट वाज नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस। राइट। तो उससे जो पहले की स्टोरी थी, उसके आपके स्ट्रगल्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली, आई नो सबके अपने स्ट्रगल्स रहते हैं, प्लस इसमें फैमिली का भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट्स एन आर्टिस्ट वाला रोल है ये। तो थोड़ा सा लोगों को डाउट रहता है, मतलब मैं ये नहीं कह सकती वो डिमोटिवेट करते हैं, बट मे बी वो जेन्युइन कंसर्न होता है, क्योंकि शायद इसमें लोगों को इवेंचुअली उतनी सक्सेस नहीं मिलती है जितना वो सोच के चल रहे होते हैं। तो इसमें आपकी फैमिली का किस तरह से रोल रहा, आपके फ्रेंड्स का, या फिर जो लोग आसपास थे, और कैसी रही ये जर्नी, जो डिफ़िकल्ट वाला फेज़ था वो? डिफ़िकल्ट जर्नी बहुत बढ़िया थी, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, सच बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप स्ट्रगल करने निकले हो तो मुझे लगता है कि बुरे दिन होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि जब अच्छा टाइम आता है ना तो आपके पास याद करने के लिए कुछ होता है कि आपने क्या किया था। फैमिली की तरफ से ऐसी कोई रोक टोक नहीं थी कि तू ये मत कर वो मत कर। हाँ, एक फ़िक्र थी कि फ्यूचर है इसमें या नहीं है, वो हर माँ बाप का रहता है, ठीक है। उनका यही था कि अगर इसमें कुछ करना है तो हो जाए, अदरवाइज़ जैसे पापा भी कहते हैं कि तू कुछ ये जॉब कर वो जॉब कर, रेलवेज़ के एग्ज़ाम आए रखे हैं, लॉ का कर ले। तो पापा अब एक फ़िक्र के हिसाब से एक फ़ादर बोल रहा है अपने बच्चे को, ठीक है। तो कभी रोका नहीं, जो मुझे लगा मैं करता गया, कभी रोका नहीं उन्होंने, ठीक है। बाकी साथ देने वाले भी बहुत होते हैं, साथ छोड़ने वाले भी बहुत होते हैं। तो जिनको रुकना होता है रुकते हैं, जिनको जाना होता है चले जाते हैं। अभी मैं ये नहीं बोलूँगा मेरा बहुत बड़ा सर्कल है, बहुत छोटा सर्कल है मेरा, मतलब आप उंगलियों में काउंट कर सकते हो, इतना छोटा सर्कल है मेरा। बट खुशी है कि वो सारे लॉयल हैं, साथ खड़े थे बुरे टाइम पे भी, और आज भी हम साथ में खड़े हैं। तो जर्नी मैं ब्यूटीफुल बोलूँगा, बहुत ब्यूटीफुल थी जर्नी। अगर आप हसलर हो, आप अभी हसल कर रहे हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि बस एक फेथ अपने ऊपर से कभी ख़त्म मत होने देना। चाहे कुछ भी हो जाए, ख़त्म मत होने देना। क्योंकि जब अच्छा टाइम आएगा, पहले अच्छा आता है उसके बाद बहुत बुरा आता है, सीधा अच्छा नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद जो आएगा ना, उस टाइम आपके बहुत सारी मेमोरीज होगी, और जो लोग आपके पास रह जाएंगे वही लॉयल होंगे उस टाइम। राइट। जैसे सोशल मीडिया का दौर चल रहा है काफ़ी, हम आई थिंक इट्स बीन लाइक 10-15 ईयर्स कि लोगों पे बहुत इम्पैक्ट होता है सोशल मीडिया का। हो सकता है कि, मतलब मैं खुद पर्सनली भी बोल रही हूँ, हो सकता है कोई टाइम ऐसा होगा जब मुझ पे भी था, मैं लोगों को देखती थी, है ना, कि ये हो रहा है, तो वो वाले टाइम में ना हमें बहुत जल्दी होती है फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने की। बट ऑब्वियसली जब आप अपनी जॉब छोड़ के कोई ये एक, इट्स अ
चांस आप ले रहे हो खुद पे कि मैं इसी पे अब फुल टाइम करना चाहता हूँ, बट मन में इस डर नहीं लगा कि सब लोग अपनी लाइफ में आगे जा रहे हैं, इसमें पता नहीं मुझे पैसा बनेगा नहीं बनेगा, मतलब ये बहुत बड़ा इनसिक्योरिटी रहती है ना अंदर कि सब छोड़ के मैं इधर जा रहा हूँ, पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, या इन लोगों ने ये सब ले लिया। ऑब्वियसली अब तो आपके पास बहुत कुछ होगा, लेकिन उस टाइम तो क्योंकि जो कम जॉब में या छोटी जॉब से शुरू किया था वो भी आपने एक तरह से बेट कर दिया उस पर कि ठीक है करनी है, नहीं करनी तो नहीं करनी है। तो उस टाइम क्या था, ये वाले थॉट्स नहीं आए इनसिक्योरिटी? बिल्कुल था, बहुत गंदी इनसिक्योरिटी थी। इनसिक्योरिटी बस एक्सप्रेस नहीं करी कभी मैंने। इसका भी दो पहलू होते हैं। कई लोग इसको कैसे देखते हैं, लोग कहते हैं कि भाई जॉब छोड़नी पड़ेगी तभी कुछ होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। जो जॉब कर रहे हैं वो भी अपनी जगह सही हैं। वो क्यों सही है, देखो मेरे केस में क्या था कि मेरा एक छोटा भाई है, मुझे पता है कि अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो वो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ओनली चाइल्ड होता तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, तो मुझे जॉब साथ में ये चीज़ साथ में ही चलानी पड़ती। म्यूज़िक मैंने कभी छोड़ा नहीं। हाँ, मैंने उसको ब्रेक ज़रूर दिया था, मैंने पॉज ज़रूर लिया था एक, क्योंकि मैं छोड़ ही नहीं पा रहा था उसको। लोग कहते हैं मैंने क्विट कर दिया म्यूज़िक, ठीक है। आप अपने पैशन को कैसे क्विट कर सकते हो? अपने ड्रीम्स को क्विट कर ही नहीं सकते हो। और मैं मानता हूँ अगर आप ड्रीम्स को क्विट कर रहे हो, ठीक है, वो आपका ड्रीम है। आपके हिस्से का ड्रीम कोई और क्यों देखेगा? अगर आपने ही छोड़ दिया तो वो वेस्ट गया रखा है, तो कोई मतलब नहीं था। हाँ, एक रियलिटी थी दिमाग में कि आपकी जो सैलरीज आ रही है, सैलरीज कभी भी सपने पूरे नहीं करती है, आपके शौक पूरे नहीं करती है कभी भी, ठीक है। उससे सिर्फ घर चलता है। ये सब कुछ था माइंड में, ठीक है। बट अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था कि ऐसा हो गया। मैं तो अभी भी बोलता हूँ मेरे लिए मिरेकल कह लो उसको, या फिर ब्लेसिंग्स थी भगवान की, नारायण की, कि जब मुझे पता लगा ऐसे हो रहा है। मतलब जब फर्स्ट सॉन्ग वायरल गया था तो मुझे भाई ने ही बताया था, ठीक है। भाई ने बोला, मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और वो चीज़ भी फाइनेंशियली कैसे हेल्प करती मेरे को भी उसका भी आइडिया नहीं था। तो आज की डेट में अच्छा फील करता हूँ, मतलब मैं एक ब्लेस्ड फील करता हूँ कि एक टीम है साथ में जो मुझे भी मैनेज कर रही है। क्योंकि मेरे साथ कुछ लोग हैं, जैसे नमन करके हैं, देन सर्वेश हैं, आयुष हैं। ये 3 नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये लोग मेरी ज़िंदगी में एकदम सारथी की तरह कह सकता हूँ वैसे आए थे। मेरे पास आर्ट है, बस आर्ट को डायरेक्शन में कहाँ ले जाना वो इन्होंने रास्ता दिखाया है। तो आज के टाइम पे भी ये वो लोग हैं। तो नमन भाई से मेरी बहुत ज़्यादा बात होती है, और नमन बहुत नॉलेजेबल इंसान है, बहुत ज़्यादा। मतलब जब भी मैं बैठता हूँ मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ही इज़ द गाय। अगर उस इंसान ने डिसाइड किया रखा है कि इसको मैंने किंग बनाना है तो वो उस थ्रोन में आपको ही बिठाएगा, चाहे वो खुद डिजर्विंग हो। तो मैं मानता हूँ कि देखो अब यहाँ तक पहुँचा हूँ तो इनसिक्योरिटी सबके अंदर है, सबके अंदर रहती है। कोई इंसान नहीं इसके अंदर ना हो। ले लिया रिस्क, लेकिन उस रिस्क के भी कई फैक्टर्स थे पीछे इस करके लिया। शायद वही अगेन अगर मैं अकेला ही लड़का होता तो मैं सोचता, उसको 10 बार ही सोचता मैं। बट चलो अब तो हो ही गया है। मतलब अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती तो सम पीपल गिव अप ऑन देयर ड्रीम्स, क्योंकि ऑब्वियसली वो उनको ऐसा लगता है सेल्फ गिल्ट कि हम बहुत सेल्फिश हो रहे हैं क्योंकि हमारे पे और भी चीज़ें बहुत डिपेंडेंट रहती है। तो ऑब्वियसली फैमिली का इसमें। आपकी बात सुन के मेरे को तमाशा मूवी की याद आ रही है। अच्छा, हाँ देखी आपने? हाँ बिल्कुल। मैं बहुत कम देखती हूँ लेकिन वो मुझे मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इम्तियाज़ अली की है वो, हाँ, बहुत प्यारी। क्योंकि उसमें भी उसको देन रियलाइज होता है बाद में कि व्हाट आई एम डूइंग। मेरे को तो एक्चुअल में अब लोग तो कुछ भी कह ले कि तू ये क्या कर रहा है, बिकॉज कई बार क्या होता है, बिकॉज समटाइम्स पीपल अराउंड अस दे आर, वो कई बार ना अनजाने में बहुत इनसेंसिटिव बातें कर देते हैं। और किसी काम को ये तो क्या आर्टिस्ट का काम कर रहा है, हाँ। ये कर रहा है तो इसके लिए पढ़ाई करी थी। तो वो चीज़ें ना इंसान के दिमाग में रहती हैं, वो चीज़। और फिर हमें भी होता है कि यार क्या मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि जो लोग मुझे ये कह रहे हैं। ऑब्वियसली जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तब तो बहुत लोग प्रेस करने आ जाते हैं, लेकिन जब वो वाला टाइम होता है तो बहुत कम लोग आपको एनकरेज करते हैं एंड बिलीव करते हैं आप में, है ना। तो ऑब्वियसली ऐसी फ्रेंडशिप्स होना जो आप बता रहे हो ये बहुत रेयर है, क्योंकि अकेला इंसान बहुत आगे नहीं जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। टीम वर्क लगता है, गाइडेंस लगती है। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। ओके, तो चलो अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि जैसे कोई यंग आर्टिस्ट्स हैं किसी भी, चाहे वो सिंगर हैं, हाँ, या फिर पेंटिंग करते हैं या कुछ भी, तो व्हाट डू यू थिंक कि उनको अपना करियर
अगर जैसे मुझे पता है कि दिस इज़ माई पैशन, तो मेरे को उसी में बनाना है, या आजकल के ज़माने में क्योंकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम से हमें काफ़ी एक्सपोजर मिलता है, डू यू थिंक कि इसी पे भी अगर कोई सोलो डिपेंडेंट रह के अपना काम करता रहे कंसिस्टेंसी के साथ, तो उसको सक्सेस मिल जाती है? मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स, क्योंकि आपने वो चीज़ ब्रेक कर ली है, तो यू आर द बेस्ट पर्सन टू गेट एडवाइस फ्रॉम। सी, सोशल मीडिया सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारे लिए आज के टाइम पे। बट अभी सेम टाइम पे क्या हो गया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ चुका है। कल जो चीज़ नॉर्मल थी, फॉर एग्जांपल अगर हम भी पॉडकास्ट की बात करते हैं, तो एक टाइम था कि जब कुछ लिमिटेड पॉडकास्ट ही होते थे। बट अभी क्या है कि अभी हर घर में एक बंदा पॉडकास्ट कर रहा है, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, इससे पॉडकास्ट की क्वालिटी डाउन हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रियल है, कौन सा ऑथेंटिक है, ठीक है। अगर आप यूट्यूब, सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम हो गया, इसमें जाना चाहते हो तो नो डाउट आप इसमें जाओ इसमें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पे अपनी चीज़ें डालो, बट सेम टाइम पे जब तक आपको वो चीज़ फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रही है, आपको मल्टीपल ऑप्शंस रखने पड़ेंगे। लाइक जॉब का, मैं म्यूज़िक भी कर रहा था, जॉब भी कर रहा था साथ में, ठीक है। जब आपको लगेगा वहाँ से कुछ आ रहा है, आपको लगता है कि हाँ इतना इनफ है, सब कुछ बैलेंस हो रहा है, तो आप वहाँ पे फुली टाइम दे सकते हो, ठीक है। तो मेरी ख्याल से तो यही है कि यहाँ पे देखो रिस्क लेना ही पड़ेगा, लेकिन रिस्क ऐसा मत लेना कि आप खाली ही हो जाओ। कैलकुलेटिव रिस्क, प्रैक्टिकल रह के, ज़्यादा इमोशनल मत, क्योंकि देखो दो चीज़ें होती है, दिल से सोचना, दिल के हिसाब से चलना बुरा नहीं है, लेकिन भगवान ने दिमाग तभी दिया रखा है कि आप गलती ना करो कोई। तो बस वहाँ पे बहुत ध्यान रखो उस चीज़ का। अब क्योंकि मेरे को नहीं पता किसी पर्टिकुलर इंसान की जर्नी क्या है, उसके एक्सपीरियंसेस क्या है, उसके एक्सपीरियंस ही उसके लिए रास्ता खोलेंगे। पहली बात तो ये है, मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे रास्ता दिया, आपके एक्सपीरियंस आपको रास्ता देंगे। तो जो चीज़ मैंने फेस करी है, अगर मैं उसको बोलूँगा तो वो शायद मिसमैच हो जाए, क्योंकि मेरी जर्नी कुछ और थी, उसकी जर्नी कुछ और है। बट डेफिनेटली आप जो सीख रहे हैं, आपको जो तजुर्बा मिल रहा है, आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं लेकर जाएगा। बस रुकना इज़ नॉट ऑप्शन, रुको मत आप। ओके, इज़ देयर एनी प्लेटफॉर्म जिस पे आपको ये सारी चीज़ों की नॉलेज मिलती है? लाइक आर्टिस्ट, फॉर एग्जांपल अगर हम सिंगर की बात कर लें, कोई रैप करता है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उसको अगर अपनी मतलब जर्नी किसी को स्टार्ट करनी है, तो वहाँ से उनको गाइडेंस मिल जाए? क्योंकि सबसे इनिशियल स्टेज पे ना गाइडेंस इज़ द ओनली थिंग वी लैक, कि हमें पता ही नहीं होता क्या करना है। तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं? लाइक यूट्यूब पे सारी चीज़ें पता लग जाती हैं उनको, जैसे कोलैब्स करते हैं, या मैं आप ही का मैंने पॉडकास्ट सुना था कि आप किसी लेबल के साथ साइन अप होते हो, ये सारी चीज़ें। तो जनरली ये सारी चीज़ें पता होना, इट्स नॉट कॉमन कि सबको पता ही है इस फील्ड करियर में हम कैसे अपनी चीज़ों को मोनेटाइज करें। जैसे आपने बताया था आपको भी नहीं पता था शुरू में। तो आपके तो फ्रेंड्स, मैंने सुना पूरा रात को कि आपको फ्रेंड्स ऐसे मिल गए जिन्होंने आपको गाइड किया, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। बट सब लोगों के पास वो भी नहीं होता है। देखो, अगर मैं एक म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करता हूँ, लाइक जैसे सिंगिंग एंड ऑल है, ठीक है, तो उसका एक बेसिक नॉलेज हर इंसान को पता होता है कि ये लेबल है, मुझे यहाँ पे अपना गाना डालना है। ये सब सोचते हैं कि यार मुझे भी कोई मैनेज करे, ठीक है, मेरा भी गाना वायरल हो जाए, मिलियंस चले जाए, हर बंदा, इतना सबको पता होता है, ठीक है। अभी कंपटीशन क्या है कि लेवल तक हमारे डेमो कैसे जाएंगे। अब मुझे लगता है कि आज के टाइम पे तो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो अब बंदे खुद भी अपना सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज हैं, आईट्यून्स होगी, डिस्ट्रोकिड हो गया, तो आप इनकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आपका जो भी गाना इसमें डाल सकते हो, और अगर आपका गाना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपको वहीं से अर्निंग आ जाएगी। और अब यहाँ पे लैक क्या करता है, जो मुझे लगता है लैक होती है प्रमोशन में बंदे काम ही नहीं करते। आप प्रमोशन पे पैसा लगा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हैवी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी पॉकेट आपको जितना अलाउ करती है। क्योंकि देखो, हम जहाँ से कमा रहे हैं, हम वहीं पे इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, हम वहीं पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कोई भी आर्टिस्ट है, मैं कह रहा हूँ कि आज के टाइम पे स्पेशली जो टाइम है ना, अभी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, और आज के अब टफ़ नहीं है, कंपटीशन ज़रूर ज़्यादा है, बट अब टफ़ नहीं है, क्योंकि अब क्या है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुल चुके हैं, आपके पास है। अगर मैं बहुत सिंपल वे में बोलूँ, मैं कह रहा हूँ आप यूट्यूब भी छोड़ दो, ChatGPT, आपको क्या चीज़ चाहिए आप वहाँ पे डाल दो, आपको वो स्टेप बाय स्टेप बता देगा, हर चीज़ बता देगा। प्रैक्टिकली फॉलो करने की देर होती है। एक सुबह उठो, आपको डिसाइड करो कि मेरे को आज ये करना है, शुरू करना ही पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा कि आप फेल हो रहे हो उसमें या पास हो रहे हो। जैसे आपका प्रोफेशन है, इट्स अ प्रोफेशन जहाँ पे आपको बहुत प्यार मिलता है,
लाइक देयर आर नंबर ऑफ प्रोफेशंस, बट हर प्रोफेशन ऐसा नहीं होता ना कि लोग Right, आपको right, प्यार right. कर रहे हैं, कुछ लोग आपको नफरत भी, कुछ ऐसे भी प्रोफेशंस होते हैं जिसमें आप लोगों के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे। हाँ हाँ तो इसकी ब्राइट साइड तो ऑलमोस्ट लोगों को पता है, लाइक यू गेट फेमस, आपको लोगों का प्यार मिलता है, यू गेट टू डू समथिंग यू लव, यू आर पैशनेट अबाउट। व्हाट आर द डार्क साइड्स ऑफ दिस पैशन? हेट मिलता है, क्यों नहीं मिलता हेट? अच्छा, हेट करने वालों को कोई वो दीन धर्म नहीं होता, वो आएंगे, ठीक है, और उनका हेट का सिर्फ एक रीज़न है कि भाई ऊपर कैसे चढ़ रहा है, सक्सेसफुल कैसे हो रहा है, और ये सब ये तो सब ठीक है प्रोफेशन। प्रॉब्लम। और उनमें से आयरनी क्या है ना, अपने ही लोग होते हैं, यूज़र नेम बदल कर आएंगे, न्यू प्रोफाइल्स आते हैं, न्यू अकाउंट्स, और हमें पता भी होता है ये कौन है, पता भी होता है कौन है। वो क्या है ना, अब हमारी सीनियरिटी हम बोलते नहीं, मैंने कहा छोड़ अब क्या जलील करेंगे, पता होता है। क्योंकि देखो एक चीज़ होती है कि लाइक एक टाइम में हमने भी एसईओ करी है, तो हमें पता है कि कौन सी चीज़ ऑथेंटिक है कौन सी नहीं है, वो एक लिंक भी कौन सा जाली है या फिर ओरिजिनल है वो पता लग जाता है, ठीक है। तो वो वहाँ पे जब आके कोई कूल बनता है, मुझे लगता है चल छोड़ यार। अब मेरे को क्या लगता है, मैं उस चीज़ को कैसे लेता हूँ, डार्क साइड मतलब ऐसा होता है ना कि देखो अब जैसे ये अभी स्पिरिचुअल जर्नी है या फिर स्पिरिचुअल एक प्लेटफॉर्म है। अभी मेरा काम क्या है कि मेरे को वो करना है जो मेरा दिल करता है। मैं वैसा कर नहीं करता हूँ कि अच्छा यार इसमें व्यूज़ आएंगे तो ये कर लेते हैं, इसमें व्यूज़ ऐसे करने के लिए मुझे पता मल्टीपल टॉपिक्स है जो मिलियंस ला सकते हैं, मैं नहीं करता हूँ। क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर चीज़ एक इमोशन से शुरू हुई है तो ये इमोशन में ही जारी रहेगी। तो इसके अंदर भी कंपटीशन हो चुका है लोगों को। हाँ, तो मेरे को लगता है कि भाई डिवोशन के अंदर क्या कंपटीशन है, हम आस्था का थोड़ा कोई कंपटीशन हो सकता। क्योंकि यू आर नॉट डूइंग दिस फॉर व्यूज़, बट मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ और ये देखे हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जैसे ऑब्वियसली वी आर फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, वो सर्च करते हैं कि यू नो कौन से ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, एंड वो फिर उसी पे काम करते हैं। और जैसे कि अब जैसे कलयुग चल रहा है, हाँ हाँ, ये मैंने कहीं पढ़ा है कि कलयुग में ना धर्म ज़्यादा भी बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा आपका धर्म भी, मतलब जैसे पहले कुछ साल पहले ऐसा टाइम था जब मैंने बहुत लोगों को ऐसे कहते हुए सुना होता था कि हम बिलीव नहीं करते भगवान में। बट आज मैं देखती हूँ, चाहे अब कुछ लोग कहते हैं कि ये रील्स के लिए करते हैं या व्यूज़ के लिए करते हैं, मुझे लगता है कि करते होंगे बट थोड़ा तो उनका बिलीफ होता ही होगा उस चीज़ में। मतलब आजकल ऐसे बहुत कम लोग मुझे दिखते हैं जो कहते हैं कि हमें भरोसा ही नहीं इस चीज़ पे। थोड़े बहुत डिवोशनल लोग दिख जाते हैं आसपास। हाँ, पहले एक टाइम था कुछ साल पहले जब सब लोगों को शायद ये कूल लगता था बोलना कि नहीं हमें तो ये सब तो कुछ नहीं होता, हाँ। ये सब तो कुछ नहीं होता। तो अब वो वाला टाइम, और ये भी कहते हैं कि कलयुग में ना भगवान को पा लेना थोड़ा सा इजी भी हाँ, होता है, बिल्कुल। थोड़ा सा इजी होता है। तो अब आप तो ये करते हो क्योंकि आपको दिल से पसंद है, बट कुछ हाँ। लोग एक्चुअल में ये व्यूज के लिए भी करते हैं। मतलब वो लोग, वो पता लग जाता है, लग जाता है, बिल्कुल वो पता लग जाता है। सो बिल्कुल। इसीलिए ये वाली हेट आपको भी मिलता है क्या, ये वाला? हाँ, कमेंट्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। बट मेरे को ये लगता है कि अगर 100 बंदे तारीफ कर रहे हैं तो उसमें से अगर 2 बंदे बोलते तो इग्नोर करो। प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये ना सबकी एक मेंटल स्टेट होती है कि अगर मान लो कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, एक बंदे ने कर दिया भाई क्या बकवास किया रखा है, आपका दिमाग ना कैप्चर कर लेगा, यार क्या बोल दिया इसने, ऐसा क्यों बोला, मैंने तो मेहनत करी थी। आप पकड़ के बैठ जाते हो। तो मेरे को लगता है भाई छोड़ दो, उस बंदे का इंटेंशन ही ये है कि उसने आपको प्रोवोक करना है, उसने आपको गुस्सा दिलाना, छोड़ दो, वो उसका काम है। वो अपना चेहरा भी नहीं दिखा रहा वहाँ पे आकर, फेक आईडीज हो। हाँ, रियल भी हो चाहे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को लगता है वो उसकी मेंटालिटी है जो उसे ऐसा लिखवा रही है। आप अपना काम करो, उसके एक कमेंट से ना आपका ना करियर बदलने वाला है ना आपका नाम खराब होगा, कुछ नहीं होगा। बहुत कई बंदे झूठ बोल देते आके, ये है वो, कोई अपनी तरफ से वो कहानी बना के ले आता है कि अरे नहीं ना, अभी लाइक कई बंदे तो ऐसे भी कहते हैं नारसी तो असुर है। हाँ? कहते हैं कि लाइक कसम से कह रहे हैं कि मतलब किसने कौन सा एक पर्टिकुलर नाम किसने यूज़ किया, कालनेमी, तो कालनेमी रामायण में एक असुर था, कहते हैं कि रूप बदल के आया रखा है। अब मैं सोचता हूँ, मैंने कहा कि भाई मैं क्या बोलूँ, मतलब अब इस चीज़ का मैं क्या रिप्लाई, तो चलो छोड़ो क्या ही देंगे, पर ये चीज़ सुन के हंसी भी आती है कि लोग कहाँ तक सोचते हैं। ओके, बट ये क्योंकि अब आप एक सर्टेन स्टेज तक पहुंच गए हो तो शायद ये चीज़ मैटर नहीं करती है। बट जैसे मान लो कि मैं एक नई आर्टिस्ट हूँ, तो ना मुझे वो बुरा लगेगा और मेरे को ना खुद को ऐसे लगेगा कि नहीं अगली नहीं डालूंगी, एम्बैरेसिंग, मतलब वो लोग डिमोटिवेट करती हैं वो चीज़ें। और यू आर 100% राइट कि शुरू में तो हमें बहुत लोग नहीं जानते ना, मतलब वो हमें डिमोटिवेट करने वाले वही लोग होते हैं जो हमें जानते हैं शुरू में। तो वो आप खुद सोचो ना कितना बड़ा फैक्टर है कि किसी इंसान को आप एनकरेज कर सकते हो, बट रादर देन आप उसको पुश करने के आप उसको और भी ह्यूमिलिएट कर रहे हो ताकि वो बंद ही कर दे। क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग्स किसी की अच्छी नहीं होती है, फर्स्ट वीडियो किसी की अच्छी नहीं होती, फर्स्ट पॉडकास्ट अच्छा नहीं होता, कुछ भी। बट शुरू में जो अपनों का
चाहिए रहता है ना हाँ। इनकरेजमेंट, वो नहीं, बट ये सोसाइटी इट वर्क्स लाइक दैट ओनली, वो कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो चेंज होने वाली है। देखो ये कल भी था, ये आज भी है। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा, अगर आपको बिलीव आपके काम के ऊपर आप करो, कल को कहाँ पे इम्प्रूव करना है वो भी आपको समझ आ जाएगा। आज मैं भी अपना कोई पुराना गाना सुनूंगा, मेरे को भी अजीब सा लगा, अरे मैं ये था। ये सबके साथ होता है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो मुझे लगता है ना, अगर कोई प्रोडक्टिव इंसान है ना, वो काम पे ही बिजी रहता है। Exactly. उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं यहाँ जाके कमेंट करूँ, मैं फेक करूँ, ये करूँ, ठीक है। कई बंदे तो हेट कैंपेन बनाते हैं, पूरा का पूरा पेड कैंपेन्स होते हैं। अच्छा, ऐसे भी करते हैं कि आपके साथ भी हुआ है? नहीं, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। तो लेकिन ऐसा चलता है कि हेट कैंपेन बाकायदा उनको पे किया बट ये जाता है। कॉम्पिटिटर्स करते हैं क्या? हाँ, मतलब देखो जिनके अंदर हेट है, और मेरे को लगता है अगर कोई आपके काम को लेकर हेट पाल के बैठा, तो मेरे को लगता है वो सबसे इनसिक्योर इंसान है। उसको सबसे इनसिक्योरिटी है कि मैं हार सकता हूँ। मेरे को लगता है कि आपको तो ये होना चाहिए कि मेरी यूएसपी है। सी, एक होता कॉन्फिडेंस कि मेरे को काम पे बिलीव है, पर एक होता ओवर हो जाना, वो ईगो होती है। अब जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो, ठीक है, मान लो कल को मैं भी करता हूँ, तो इसको मैं एक हेल्दी कंपटीशन ज़रूर काउंट कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगा मुझे नीचा दिखाना है। मैं ऐसे कभी नहीं करूँगा, क्यों? मुझे पता है कि अगर वो पॉडकास्ट करिए तो उसकी खुद की यूएसपीस है, वो अपना अलग सा कर रही है, मैं अपना अलग सा कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे होना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती है, वो चीज़ होना चाहिए। आपको आता है, अच्छी बात है, सिर्फ आपको ही आता है, गलत बात है। तो मुझे आता है, और मुझे ये भी पता है कि और भी बहुत सारे लोग हैं शायद जिनको स्पॉटलाइट नहीं मिली है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो डिज़र्व करते हैं स्पॉटलाइट, उनको अभी तक नहीं मिली है, उनको मिलनी चाहिए, ये भी बिलीव करता हूँ। तो ये जो आर्टिस्ट की इंडस्ट्री रहती है, हाउ इज़ इट एग्जैक्टली, डू दे सपोर्ट यू? वो आपको सपोर्ट करते हैं क्या? जैसे आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ मैंने देखा है वो कोलैब्स भी करते हैं, बट ये जो आप बता रहे हो ना, कि मैं खुद भी बहुत पॉडकास्ट देखती हूँ, हाँ, तो हाँ। जो बहुत हाई मतलब लेवल पे चले गए होते हैं लोग, मैं उनसे भी सुनती हूँ कि वो एक दूसरे के ना राइवल्स बन जाते हैं। हाँ। और ये जो आप पेड कैंपेन की, तभी मैंने आपसे पूछा कि आपके साथ हुआ है या नहीं, बिकॉज वो लिटरली वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं कि इसने ये किया मेरे साथ, इसने ये किया मेरे साथ, जबकि ऑब्वियसली दोनों का अलग अलग जर्नी है। जो आप करते हो वो मैं नहीं कर सकती, जो मैं करती हूँ वो आप नहीं कर सकते। तो आपका कभी अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है? लाइक जो फेलो आपकी आर्टिस्ट्स हैं, उन्होंने आपको सपोर्ट दिया है, प्यार दिया है, या फिर अभी तक कुछ आप अपने इंडिविजुअल ही जर्नी करी है अपनी? मोस्टली इंडिविजुअली है, एंड जो कोलैबोरेशंस हो रही कि बहुत अच्छी हुई है, आज भी लिंक में है वो लोग। बाकी देखो जो हेट करने वाले आते हैं, मैं मानता हूँ कि दोज आर न्यू किड्स जो अभी शुरू कर रहे हैं। वो शायद मैं 12th में कर चुका था। अब ये बोलना ज़रूरी नहीं था, क्यों? क्योंकि इस बोलने में भी एक ईगो है। बोलने में क्यों ईगो है कि भाई जो तू कर चुका है वो कर चुका हूँ, ये बोलना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये उनकी भाषा है, उनको प्यार वाला नहीं समझ आता, ठीक है। तो अभी वो चीज़ जो शुरू कर रहे हैं, जो क्लेम करते हैं अरे भाई हमने ये नई चीज़ लाई है, मैं मानता हूँ कि मैं आपको लिंक भेज दूँगा आज से 10 साल पहले का, 5 साल पहले का, 2 साल पहले का, जहाँ मैं ये कर चुका हूँ। मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ना कि देखो आपको यहाँ प्रूव किसको नहीं करना, आपको भगवान देख रहा है, आपके कर्म देख रहे हैं, वो घूम कर आते ही हैं। और ऐसा यूजुअली होता है कि कलयुग वाली बात की ना, डार्क एरा है, तो उस डार्क एरा में क्या है ना कि एक इंसान ऐसा होगा जो क्रिंज कर रहा है या कुछ भी नहीं कर रहा है, मेहनत भी नहीं कर रहा है, बट कभी भी देखना उसकी पॉपुलैरिटी बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी है, वो कमाएगा, तगड़ा कमाएगा, लेकिन एंड अच्छा नहीं होगा। क्योंकि मैं मानता हूँ कि पहली दौड़ होती है हमारी लेगेसी बनाने की, दूसरी दौड़ होती है लेगेसी मेंटेन करने की। अगर लेगेसी बन चुकी है तो अब जो जर्नी है, जो अब टास्क है, वो है लेगेसी मेंटेन करने का। और ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव कह लो, या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर एक गलती होती है तो सब खराब, तो किसी को समझाना मुश्किल हो जाता है। मैं कोई गलत चीज़ कर लेता हूँ तो लोग क्वेश्चन करेंगे उस चीज़ में। अब कन्विंस कर को मैं कर भी दूँ तो क्या इस चीज़ का भरोसा है कि कोई कन्विंस होगा भी नहीं होगा, मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है कि जो भी वाद विवाद होते हैं, कंट्रोवर्सी होती है, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरा काम ही नहीं है। कई इंटेंशनली करना चाहते हैं, क्यों? कई बंदों को हाइप चाहिए, ठीक है। वो कैसे बंदे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल देखो, खुद का काम नहीं चल रहा तो उनको लगता है कि अब लड़ाई कर लेंगे, दूसरा भी डिफरेंट हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि उनको वो गेम बिग बॉस बनानी है, ठीक है। अब मेरे को शुरू से है कि भाई मैं बिग बॉस का फ़ैन नहीं हूँ, ठीक है। मैं वो इंसान नहीं हूँ कि पैसे लेके अपनी इज्जत ख़राब करूँ और सब मेरे को देखे सब्सक्रिप्शन लेके, तो मैं दूर ही रहता हूँ। मुझे पता है कि अगला बंदा क्या कर रहा है, मैं चूज़ करता हूँ मैं चुप ही रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उसकी सोच है, तो उसकी सोच उसको मुबारक है, मैं अपना कर रहा हूँ। राइट।
तो एक चीज़ मैं अभी सोच रही थी कि जैसे आपने मुझे बताया कि मुझे भी केयरफुल रहना पड़ता है और मेरे को भी हेट मिल जाता है। हाँ तो आप एक देखो, आप एक हिप हॉप को एक तरह से मॉडर्न म्यूजिक का म्यूजिक देखा है, जाता बिल्कुल बिल्कुल। है। आप इसको अपने ट्रेडिशनल डिवोशनल के साथ करके तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रह के बनाना पड़ता बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लिरिक्स को लेकर बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मतलब मैं मानता हूँ कि सबसे पहले तो हिप हॉप और ट्रेडिशनल चीज़ को मिलाना भी एक रिस्क है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लासिकल आर्टिस्ट हैं जो शायद परहेज़ जता सकते हैं, ऑब्जेक्शन होगी उनको, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे समझ है कि शायद वो क्लासिकल को एक उस रिस्पेक्ट से देखते हैं, वो नहीं चाहेंगे इसमें मिलावट हो, ब्लेंड करे, ठीक है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस पॉइंट के, क्योंकि अगर मैं किसी क्लासिकल सिंगर के साथ काम कर रहा हूँ तो मेरे को डर लगता है कई बार कि यार उसका पार्ट बहुत बेस्ट है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना रैप डाल दूँ और सब कुछ ख़राब हो जाए। एक ये फैक्टर है, दूसरा लिरिकली आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप कोई फैक्ट गलत ना बोल दो, क्योंकि अभी क्या है ना कि जो जिस फील्ड की होती है, कोई स्पिरिचुअल इंसान है, वो गाने सुन रहा है तो वो गलती एकदम निकालेगा, भाई ये गलत बोल दिया आपने, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ध्यान से मतलब दिमाग में रखनी पड़ती है। तो फिर आप ये कैसे लाइक बुक्स पढ़ते हो, अपनी होली बुक्स हैं जो, या हाँ, कैसे हाँ। फैक्ट चेक? क्योंकि इसमें भी एक चीज़ और है कि जैसे मैं कभी पढ़ती हूँ या मैंने महाभारत दोनों देखा है, एक वो पुराने वाला भी, हाँ, एक हाँ। स्टार प्लस वाला भी। अब देखोगे दोनों में भी कुछ कुछ चीज़ें अलग हैं। हाँ, प्लस एक करिए। कृष्णा जी का आया था जिसमें जो आपके फेवरेट आर्टिस्ट हैं सुमेध, वो वाला अलग है, वो लगे, हाँ। उसमें अलग है। तो हम उसमें भी ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है, लाइक हाँ। देयर आर सो मेनी स्टोरीज जो एक जगह पे अलग है, दूसरी जगह पे अलग है, तीसरी जगह पे अलग है। अगर आप बुक्स में जाओ तो बुक्स जब किसी एक पर्टिकुलर ऋषि के पर्सपेक्टिव से आती है तो उनकी स्टोरी अलग है, अलग है। दूसरे की स्टोरी अलग है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये कैसे फैक्ट चेकिंग रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए? देखो, एक गलत चीज़ का नहीं तो समझ आ जाती है चीज़ें, कई तो पता लग जाती है कि ये चीज़ है ही नहीं, ये डाइजेस्ट हो ही नहीं रही है, फॉर नहीं, एग्जाम्पल। गलत नहीं ऑब्वियसली, वो आप यू हाँ। विल टेक केयर ऑफ दैट। मिस इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, या मतलब कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं उसको। मिस इन्फॉर्मेशन, देखो वो मैं बताऊँ कैसे होता है कि अगर आप किसी इंसान की पूरी गीता पढ़ी है तो उसको ये चीज़ पता है कि जैसे कई लोग क्या कर रहे हैं आज के टाइम पे, कुछ कोटेशन बना देते हैं और नीचे लिखता है भगवत गीता में लिखा है, या श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कहते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा होता है। तो वो पढ़ के भी समझ आ जाता है कि ये आपने अपनी बात बोली है और नाम उनका जोड़ दिया कृष्ण जी का, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि अगर कुछ चेंजेस है, अगर वो कोई धार्मिक वेब सीरीज़ है या मूवी है, उसके अंदर कोई एक चीज़ है जो डाइजेस्ट हो सकता है, वो ओके है, लेकिन ऐसा चेंज कर दिया लाइक जैसे आदि पुरुष में किया था, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल राम जी सीता जी के साथ बैठे हैं, मैं इसको ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी चट्टान है, उसके ऊपर बैठकर शाम का वक्त है बातें कर रहे हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हुआ होगा या हो सकता है, क्योंकि वो हस्बैंड वाइफ है, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसका एंगल ही चेंज कर दूँ, वहाँ पे वो चीज़ डाल दूँ जो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो वो कभी भी लोग उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। कि क्या था, देखो आदि पुरुष के अंदर बहुत सारी गलतियाँ हैं, लाइक जैसे सबसे पहले वो उसका जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो है ही नहीं, वो एक साइंस फिक्शन ज़्यादा लग रही है। अच्छा, बहुत ज़्यादा। मतलब लुक्स की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि शायद लुक्स को लेकर भी काफ़ी लोग वो हुए हैं, हर्ट हुए हैं। जैसे रावण का था, तो रावण को बहुत ही स्टाइलिश लुक में दिखा दिया था, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश में। मेघनाथ का, एक इंद्रजीत का बहुत ही ऐसा लुक था कि मैं टैटू एंड ऑल है, मतलब मेघनाथ का हम लग रहा था वो ऐसा होता ना आज के टाइम पे कोई छपरी इंसान है, वो ऐसा लग रहा था। चाहे वो असुर है, लेकिन कहते हैं ना कि वो असुर होने के बावजूद भी उनको वेदों का नॉलेज था। रावण, हाँ, उनको कहते हैं कि वो बहुत बड़े पंडित है, सबसे बड़े शिव भक्त हैं, देन 4 वेदों के ज्ञाता हैं, ठीक है। वहाँ पे अलग तरीके से शो किया है। देन सीता जी का बात करना, वो एक एगोस्टिक वे में बात कर रही है कि लाइक वो ऐसा लग नहीं रहा है कि सीधा बात कर रही हो, ऐसा लग रहा है कि कोई एक्ट्रेस है, जैसे रियल लाइफ में बात कर रही है वैसे बात कर दी है। हनुमान जी का एक जो डायलॉग था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्सी में आया था कि लाइक कपड़ा तेरा लंका तेरी बाप की, कुछ ऐसे डायलॉग था। अब जिनको हम ऐसा आराध्य मानते हैं उनके मुंह से ऐसी डायलॉग्स निकलवा देना, मुझे नहीं पता कि ये स्क्रिप्ट जिसने लिखी उसका क्या थॉट रहा होगा, लेकिन इसको रेंडर करना और लोगों के सामने जब ये चीज़ आएगी तो लोगों को दुख होगा। हाँ।
राम जी सामने जटायु को देख रहे हैं, और राम जी सामने जटायु को कैसे दिखते, जटायु उनको बहुत आगे जाके मिले थे। इनफैक्ट जगहों के नाम भी है कि कितना डिस्टेंस था जहाँ पर जटायु मिले थे, ठीक है। ये चीज़ें जब हो जाती ना तो लोगों को ऐसा होता है कि यार ये क्या है, मतलब अगर उसमें विभीषण देखोगे अलग ही, विभीषण की वाइफ दिखाई है उसके अंदर। अब मेरी नॉलेज में मैंने कभी नहीं देखा विभीषण की वाइफ है या नहीं है, हो भी सकती है, तो इसलिए मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ इसमें। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, मैं खुद एक्साइटेड था उसको, कि मुझे लगा कि लंबे टाइम बाद एक बिग स्क्रीन में रामायण आ रही है, बट मुझे नहीं पता था कि इतना डिसपॉइंट हो जाएगी जनता। मैं खुद हुआ था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें थी उसमें। रिसेंट कोई मूवी आपने देखी हो जो आपको बहुत अच्छी लगी हो? स्पिरिचुअली हाँ, महाअवतार नरसिम्हा, उसके बारे में थोड़ा। अमेजिंग। होमबिल एंड मेरे ख्याल से अश्विन जी डायरेक्टर हैं इनके, इस मूवी के। क्या मूवी है, मतलब मैंने खुद 3 बारी देखी है। मैं जब ट्रैवल कर रहा होता हूँ, मुझे पता है कि इनफ टाइम है मेरे पास, मैं थिएटर में चला जाता था देखने, ठीक है। मतलब इस मूवी की अच्छी बात क्या है, मूवी एनिमेटेड है सारी की सारी, एनिमेशन टक्कर देता है, बहुत प्यारा एनिमेशन किया रखा है, बहुत डबिंग आर्टिस्ट उसके एकदम परफेक्ट। मतलब जैसे डायरेक्टर को पता है कि मेरे को इस कैरेक्टर के लिए यही वोकल चाहिए, और एकदम फाइन, परफेक्ट एकदम। स्टोरी लाइन आपकी उनके ऊपर है ये, लाइक जो आपका नरसिम्हा अवतार है, नरसिंह अवतार है, ठीक है। तो इसमें 2 भाइयों की कहानी है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जी, राइट, भक्त प्रहलाद जो है। और उसको एनिमेशन के बावजूद भी उसमें डिवोशन जो रखा गया है, इतना अच्छा मेंटेन किया है। सॉन्ग्स, अमेजिंग सॉन्ग्स, मतलब मैं अभी भी बता रहा हूँ, मेरे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। जो डायलॉग्स जो लिखे गए हैं, इतने प्यार से लिखे गए हैं। और एक चीज़ पता लग रही है कि ये मूवी बनाने से पहले रिसर्च हुई है, कुछ भी नहीं डाला अपनी तरफ से। एक एक चीज़ का ध्यान रखा गया है कि ये बहुत, मतलब बारीकी से ध्यान रखा गया है कि रेंडर कोई चीज़ गलत ना हो। और मैं अभी भी कह सकता हूँ कि अगर मैं अभी भी जाऊँगा, मैं अभी भी रेडी हूँ देखने के लिए। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब आएगी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में, फिर से देखूँ मैं इसको। बट अमेजिंग, मतलब अब वेट करेंगे, उनके आगे बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं। राम जी के ऊपर आने वाला है, कृष्ण जी के ऊपर आने वाला है, कल्कि जी के ऊपर आने वाला है। अच्छा, ये पूरा प्रोजेक्ट है उनका, और मैं सरप्राइज्ड कैसे, मतलब। ओके। तो अभी मैं आपसे बात करने वाली थी कि हमारे जो बुक्स हैं, होली बुक्स, महाभारत और रामायण, हर इंसान की जो थोड़ा भी कनेक्ट करते हैं, उनकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट रहता है। हाँ। तो पहले मैंने सोचा था महाभारत के बारे में बात करेंगे, बट आपने मुझे बताया कि आप लॉर्ड रामा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो। हाँ। तो उसमें आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? फेवरेट देखो कैरेक्टर की सब, राम जी के अलावा। अच्छा, देखो कैरेक्टर अब निभाने का मौका मिले तो मैं तो चाहूँगा कि सारे निभा पाऊँ, लेकिन मैं एक नहीं बोल सकता हूँ, मैं 3 बोलना चाहूँगा। मेरे हर गाने में मैं कोशिश करता हूँ मैं खुद को एक पोइट्री के थ्रू, गानों के थ्रू श्री राम के करीब रखूँ। तो मैं पहला नाम लूँगा आपका जो केवट हैं। ओके। जब उन्होंने गंगा पार करनी थी, जो उन्होंने पैर धोए थे। हाँ। क्योंकि मुझे लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली है पैर धोने की, मुझे लगता है कि शायद वो धोने के बाद जब वो धो रहे थे तो उनके आंसू भी गिर रहे थे। तो मुझे लगता है कि उनके हाथों में ही स्वर्ग है, वैकुंठ उनके हाथों में ही है। मेरे को लग रहा है उनको सब मिल चुका है, अब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट, देन शबरी, क्योंकि कहते हैं कि जो माँ शबरी है, उन्होंने अपनी सांसें रोकी ही इसलिए थी कि वो श्री राम जी को देख सके। तो राम दर्शन भी उसी पर्सपेक्टिव से लिखा गया था। तो कि लाइक मैं इंतज़ार में बैठा हूँ, मेरा श्री राम में अटका मन, वो तभी था। तो जब उन्होंने फाइनली उनको देख लिया, मतलब आप देख रहे हो कि वो सुबह उठ रहे हैं, अपना रास्ता साफ़ कर रहे हैं इस होप में कि आ जाएंगे। वो डेली करे, बट अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ रहे, वो डेली उठ के साफ़ सफाई करते हैं। फाइनली आते हैं, देन अब उनको लगता है कि हाँ, अब मैं चैन से मृत्यु की तरफ जा सकती हूँ। मृत्यु बोलना भी गलत होगा, उसको मौत भी नहीं बोल सकते हैं। हाँ। एंड तीसरा जटायु इसलिए क्योंकि जब सीता जी को बचाते हुए उनके पंख कट गए थे, वो अपनी एकदम लास्ट, कहते हैं आखिरी सांसें ले रहे थे, तो कहते हैं कि उनका सर भगवान राम ने अपनी गोद पे रखा था। तो मुझे लगता है कि वो कितनी प्यारी मौत मिली होगी। ठीक है, अगेन मौत वर्ड गलत होगा, वो भी मोक्ष ही कह सकते हैं
कि उनकी आंखें वहाँ बंद हुई है जब उनका सर भगवान श्री राम की गोद पे है। तो मुझे लगता है कि अगर कभी मुझे मौका मिले इन कैरेक्टर्स में से कुछ भी निभाने का, तो मुझे लगेगा कि हाँ, मैं किसी भी लाइफ में ये केवट, शबरी या फिर जटायु बनना चाहूँगा मैं। अब इतनी औकात तो है नहीं, लेकिन स्टिल अब सोचने में क्या है, सोच तो सकते ही हो, क्योंकि अब आराध्या है तो उनसे एक अलग ही प्यार है। तो रावणा का कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें, उसके बारे में आपका क्या? क्योंकि कहते हैं कि उनको, वो बहुत बड़े पंडित थे, राइट, शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। हाँ, और आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस फैक्ट वेदर इट्स राइट और नॉट, कि उनको ये पता भी था जस्ट बिकॉज उनको लॉर्ड रामा जी के हाथों अपनी मुक्ति चाहिए थी, इसीलिए ये सब, एंड ही नेवर क्रॉस्ड हिज लाइन। ये भी नहीं, ये गलत है। हाँ, मुझे नहीं पता, मैं हाँ, तभी हाँ, आपसे पूछ रही हूँ कि right, आपको right, बेटर पता है। इसके बारे में कुछ बताओ, रावणा के कैरेक्टर। देखो, रावण अपने आप में ही पंडित है, नो डाउट। जो उनकी तरह शिव भक्त था, है ना, वो ना कभी था ना कभी होगा। अच्छा, ठीक है, वो बहुत बड़ी बात है। उनको 4 वेदों का नॉलेज था। ठीक है, एज अगर हम उसको रूलर देखते हैं तो वो बंदा, वो इंसान, कुछ भी कह लो, मतलब वो राजा बहुत बहुत बेहतरीन था, बहुत ज़्यादा। बट एक अहंकार मार गया। अभी लोग कहते हैं कि कभी क्रॉस नहीं करी लाइन। मेरे को ये लगता है कि अगर लाइन क्रॉस नहीं करी तो सीता जी को उठाने की क्या ज़रूरत थी। देखो, रावण का मैं मानता हूँ कि एक चीज़ होती है कि जैसे बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं कि वो सीता जी को रखा था लेकिन कभी उनको छुआ नहीं, छू सकते नहीं थे, शाप था। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी ना कि अगर सच में ही इंसान को मर्यादा में रहना होता तो वो हरण भी क्यों करते। तो अगर वो एक महापंडित थे तो एक रियलिटी ये भी है कि रावण वासना से भरा हुआ इंसान था, ये भी एक फैक्टर है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब रंभा के विल के अगेंस्ट वो गए थे, तो रंभा मेरे ख्याल से, जो कुबेर है रावण के, मेरे ख्याल से चचेरे भाई हैं, उसके बेटे की वाइफ, तो मतलब वो उनकी भी वधू लगी, रावण की भी बेटी समान, तो उनकी विल के अगेंस्ट के गए थे। तो जहाँ पे शाप मिला था कि अगर किसी भी स्त्री को वो उनके विल के अगेंस्ट छूने की कोशिश करेगा तो उसके सर के टुकड़े हो जाएंगे। एक ये माना जाता है, ऐसा भी था, इस करके कभी वो छू ही नहीं पाए थे सीता जी को। और दूसरा होता है कि सीता जी अपने आप में ही पतिव्रता थी, जो उनका तेज था तो अपने आप में एक शील्ड था जो उनको प्रोटेक्शन दे रहा था, एक ऐसा कहा जाता है। अदरवाइज रावण के अंदर वासना थी, ही इज फुल ऑफ, लाइक ही वाज फुल ऑफ लस्ट। अच्छा, सो अगेन सेम थिंग कि मिस इन्फॉर्मेशन जो सर्कुलेट होती है हाँ, इंटरनेट पे। ओके, सो ये आपके फेवरेट कैरेक्टर्स की बात हो गई रामायण से। हाँ, अभी महाभारत का भी थोड़ा सा जिक्र कर लें कि उसमें कौन से आपके फेवरेट कैरेक्टर्स रहे हैं? देखो, उसमें भगवान कृष्ण ही है। अर्जुन धनुर्धारी, क्योंकि पर्सनली मुझे भी आर्चरी पसंद है। एंड अब महाभारत बहुत वास्ट है, हम क्या 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 बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम, अच्छा, कोई अंडररेटेड कैरेक्टर जिसको इतना आई मीन वो नहीं मिला है एप्रिसिएट, मतलब जिसके साथ आपको लगता है कि बहुत अनफेयर हुआ? बहुत सारे ऐसे, तो अगर हम अंगराज की बात करते हैं वो भी हैं, लेकिन अगेन वही चीज़ है ना कि अगर हम डिस्कशन करेंगे तो सबकी अपनी एक बैक स्टोरी है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ। अब इसमें भी प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ लोग सहमत होंगे और कुछ लोग नहीं होंगे, तो ये अपने आप में ये कंट्रोवर्शियल चीज़ बन जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई ऐसा हो सकता है, तो पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है। तो अंगराज हैं, एंड महाभारत ख़त्म होते होते आपका जो आपके वो थे खाटू श्याम, जो उनसे पहले बर्बरिक, बर्बरिक, उनकी स्टोरी ब्रीफली बताओगे आप? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। बर्बरिक का बेसिकली क्या था, जब उन्होंने साधना की थी उनको 3 बाणों की प्राप्ति हुई थी। तो वो बाण ऐसे थे कि मतलब विद इन 5 मिनट्स के अंदर, ऐसा जो कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध ख़त्म कर सकते हैं। जब पूछा भी गया था कि कौन कितने टाइम में ख़त्म कर सकता है, तो सबने क्लेम किया कि इतने टाइम पे। बर्बरिक ने कहा विद इन 5 मिनट्स। तो कृष्ण जी ने इस चीज़ को कंफर्म करना चाहा। ठीक है, तो क्या था कि जब वो गए थे तो उन्होंने कहा था, जो पत्ते पे पेड़ था, उन्होंने कहा था कि लाइक इसमें उपयोग करके दिखाओ, ये इसमें टेस्ट करो एक बारी। तो एक पत्ते को उन्होंने अपने पैरों के नीचे छुपा लिया था। तो उनका पहला बाण टारगेट फिक्स करता था, दूसरा बाण सबको डिस्ट्रॉय कर देता था, और ऐसा कहा जाता है तीसरे बाण की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
जितना मैंने सुना है, मैं गलत हो सकता हूँ इसमें, तो कहते हैं कि जब दूसरा बाण दूसरा कहते हैं जो टारगेट फिक्स हो रहा था, तो वो जो बाण था भगवान कृष्ण के पैरों के पास आके घूम रहा था। तब उन्होंने कहा था कि माधव एक जो है पत्ता आपके उसी के नीचे है, ठीक है। तो उन्होंने उठाया तो उनको कंफर्म हो गया कि ये ऐसा हुआ है। अब क्या था कि वो वचनबद्ध थे बर्बरिक। वो क्यों थे? क्योंकि उन्होंने ये वचन दिया रखा था अपनी दादी को शायद, कि जो पक्ष कमज़ोर होगा मैं उनका साथ दूंगा। अब ये सच में डिलेमा वाला मैटर है, क्योंकि उनको पता था कि अगर बर्बरिक यहाँ से लड़ रहा है पांडवों की तरफ से, तो दुर्योधन कमज़ोर हो जाए, कौरव कमज़ोर हो जाएंगे, और कौरवों की तरफ से लड़ेगा, वचन के हिसाब से वहाँ जाना पड़ेगा, तो पांडव कमज़ोर हो जाएंगे। तो वहाँ पे उन्होंने उनको शीश मांगा था। उन्होंने कहा था कि अगर आप गुरु मानते हो मुझे तो शीश अर्पण करना पड़ेगा। हाँ, तो वो थोड़ा सा संदेह में चले गए थे, मतलब ऐसा सोचने लगे थे, कुछ संदेह भी नहीं बोलेंगे, सोचने लगे थे। तब उन्होंने बोलता क्या हुआ, मतलब तुम अपना शीश देने से डर रहे हो? कह रहा शीश देने का दुख नहीं है, मेरे को हिस्सा बनना था महाभारत का, बस मैं वो कभी महाभारत देख नहीं पाऊँगा। तब उन्होंने इच्छा पूरी की थी। कह रहे कि जो उनका सिर होगा वो सिर महाभारत को देखिएगा। तो ऐसा कहा जाता है जो पूरी महाभारत को विटनेस किया था उन्होंने किया था। और उन्होंने कहा था कि कलयुग में जो उनको मेरे ही नाम से जानेंगे, तो जो खाटू श्याम जी है, तो तभी हारे का सहारा कहते हैं, कि जो हारने लगता है तो उनका सहारा बनते हैं। और काफ़ी हमने देखी होगी जो गाड़ियाँ होती है उसमें वो पीछे बना भी होता है, वो 3 बाण होते हैं, तो 3 बाणधारी भी उनको ही कहा जाता है। और क्योंकि एंड में ऐसा कहा था, जब उनसे पूछा गया था ना कि इस युद्ध के नायक कौन है, जब आपस में उनकी कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि मारने वाला भी कृष्ण और मरने वाला भी कृष्ण। हाँ, ये उनका बहुत सॉलिड स्टेटमेंट था। और मैंने ये भी सुना है कि जो वो लोग देख रहे थे ना महाभारत, वो उनकी आंखों से देख रहे थे, जो धृतराष्ट्र और हाँ, तो वो उनको बता रहे थे। तो एंड में वो यही बताते हैं कि अब क्या चल रहा है वहाँ पे, तो उनको यही बताते हैं कि मुझे यही दिख रहा है कि लड़ भी कृष्ण रहा है, मार भी कृष्ण रहा है, सब जगह कृष्ण ही दिख रहा है। हाँ। तो इसको इस तरह से कोरिलेट करते हैं कि भगवान सब में है। हाँ बिल्कुल, मतलब भगवान सब में है। हाँ बिल्कुल। आप जैसे कहते हो कि राम भी आप में है, रावण भी आप हम में ही है, सब कुछ है। कौन सा साइड आप करोगे उसका? और ये जो है ना कि जैसे जो रावण है, ये सबके सब ना जुड़े हैं एक दूसरे से, क्योंकि जो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे जय और विजय, ये असल में इनको शाप था, तो शाप की वजह से ही इन्होंने रूप लिया था। तो रावण को जब मारा गया था, तो अपनी उस रावण वाली जो उनकी काया थी, राक्षस काया, उससे मुक्त होके, क्योंकि उनको ये था कि भगवान विष्णु आएंगे, उनको तारेंगे, फिर वापस जाएंगे, जो उनके द्वारपाल है जय और विजय। तो त्रेता में वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए थे, और मेरे ख्याल से द्वापर में शिशुपाल और मैं दूसरा नाम भूल रहा हूँ, वो बन के आए थे। तो ऐसे उन्होंने, तो मतलब यार अगर मैं लीला की बात करूँ तो उनकी लीला तो ऐसी है ना कि जो देव नहीं समझ पाए, तो हम तो जितना सुना है हम तो उतना ही जज कर सकते हैं। तो ऐसी सी चीज़ें थी ये। बहुत अच्छा लगा ये सब बातें करके, क्योंकि मतलब आप ये सब बातें उन्हीं लोगों के साथ कर पाते हो जो को रिलेट करते हैं, वरना लोगों को लगेगा क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आएगा। लोगों को पता है, लोगों के पास टाइम नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। और टाइम इंटरेस्ट की भी बात होती है, इंटरेस्ट भी नहीं है, फेथ नहीं है। हाँ। पर मेरे को ये लगता है ना कि अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जानबूझकर बीच में जाओ, नॉलेज गेन करने के पर्सपेक्टिव से देखो, नहीं। मेरे को ये लगता है कि लाइक अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही है, आप कहीं फंस चुके हो, तो ये जो बुक्स हैं इसमें वो आंसर है। आप एक बार पढ़ोगे ना कहीं आपको रास्ता ज़रूर दिखेगा। रामायण के अंदर एक जो मर्यादा की बात है, लाइक जो सबसे अच्छी बात क्या लगती है उसमें, राम जी को कोई लालच नहीं था अपने राज्य का, उन्होंने सब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है। उसमें एक ब्रदरहुड है, ठीक है। देन उसके अंदर वो जो आज्ञाकारी थे अपने प्रजा के लिए भी और अपने फादर के लिए भी, ठीक है। सब कुछ था, दोस्ती है सुग्रीव जी की हनुमान जी के साथ, ठीक है। लक्ष्मण जी मतलब जो छोटे भाई थे, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं साथ में ही रहूँगा, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जैसे अब हम भी दोनों भाई हैं, तो हम दोनों ने ही शुरू से रामायण देखी है, तो शायद वो एक वर्चू है कि हम साथ में ही काम कर रहे हैं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि अगर वो कहीं ग्रो कर रहा है तो मुझे लगता है ये मेरी पर्सनल ग्रोथ है, और ऐसा होता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे से ज़्यादा वो ग्रो करे, तो यही चीज़ें चलती। तो आज के टाइम पर अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आ जाए ना लोगों के अंदर, तो सब कुछ, बट एट लास्ट कलयुग है, क्या कर सकते हैं। कलयुग तो आजकल जैसे दौर चल रहा है सोशल मीडिया, हाँ,
एक तरह से लोग मॉडर्नाइज कहते हैं, लाइक क्लबिंग, ये वो हाँ। सारी चीज़ें हो गया, कुछ भी हो गया लाइक। तो इस सारे दौर में जैसे हम जो लोग हैं जो जिनको ओल्ड स्कूल कहा जा सकता है या कुछ भी जो ये फेथ रखते हैं इन सब चीज़ों में, एंड इट्स नॉट कि हमें ये लगता है कि ये स्टोरी है, नॉट श्योर अबाउट यू, बट बहुत सारे लोगों से जिनसे मैंने बात करी है उनको तो पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंसेस भी ऐसे होते हैं, लाइक हाँ। समबडी इज गाइडिंग अस, है ना। हाँ। क्योंकि देखो 2 फैक्टर्स होते हैं, एक है आपका किस्मत, दूसरी है कर्मा। बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है हार्ड वर्क बहुत लोग करते हैं, बट एक एक्सटेंट के हार्ड वर्क के बाद आपकी किस्मत बहुत आपका साथ देती है, और देती है। आपको सब जैसे नहीं समझ आता ना कि ये कैसे हो गया, ये किसी ने ऐसे लगता है कि ये स्टेप खुद अगले स्टेप को लीड करा, हाँ। तो हम यहाँ पे पहुंच गए, हाँ। है ना। तो उन लोगों के साथ वो एक्सपीरियंसेस हो भी जाते हैं, मतलब वो उन बिल्कुल, किसी ना किसी बिल्कुल। ने तो किया होगा एक्सपीरियंस, जिनको इन चीज़ों में फेथ है बिल्कुल, जो ये बिल्कुल। डिक्लाइन नहीं करते कि ये सब कुछ नहीं होता। तो आजकल के दौर में आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, और कितनी मतलब आप ये कह सकते हो कि ब्यूटीफुली इन चीज़ों में लोगों का इंटरेस्ट भी आ रहा है। कुछ लोग तो ये ऐसे भी होंगे जिनको आपके गाने सुनने के बाद कुछ चीज़ें पता चली होंगी, हाँ। कि ये हुआ या ऐसे भी था। हाँ, हाँ। क्योंकि नहीं, ऑब्वियसली किसी का इंटरेस्ट आएगा तभी वो पढ़ेगा, तो मे बी जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज सो बिजी, तो नहीं किसी को पता होता कि हम इसको ये भी Right, बताएं, ये right, भी right, बताएं, right, बट right. म्यूजिक में वो ब्यूटीफुली बता दिया जा रहा है, हाँ, तो हाँ, वो हाँ। पढ़ते भी हैं। तो इस ज़माने में आप जैसे अपना काम कर रहे हो, एक सक्सेस की तरफ जा रहे हो, तो अगर आपको डिफाइन करना हो कि हु इज़ नार्सी, तो आप खुद को कैसे डिफाइन करोगे? देखो, नासी मेरे ख्याल से डिवोटी है, एक डिवोटी बोलूँगा, जिसके पास राइटिंग स्किल्स है, दैट्स इट। इतना ही मैं अपने आप को बोलता हूँ, क्योंकि मैंने एक गाने में बोला भी है कि या तो आप मुझे कलाकार बोलो या तो आप मुझे राम भक्त बोलो, बस यही 2 टर्म्स मेरे लिए। कई लोग आके कहते हैं लाइक भाई यू आर लेजेंड, ठीक है, वो जो कहते हैं आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट उनके शब्दों की, मैं उनकी उस इमोशन को समझता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक डिवोटी रहना चाहता हूँ, मैं एक राइटर रहना चाहता हूँ, और कलयुग है तो हम समय के साथ चलते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, हमारे शायद फैशन में फ़र्क आता है, हमारे स्टाइल में फ़र्क आता है, ठीक है। तो कई लोग ऐसे भी उनको सुन के लगा था कि लाइक ये कोई ऐसा इंसान है कि लाइक वो टिपिकल एकदम ट्रेडिशनल ड्रेस में रहता है। अच्छा। हाँ, ऐसे काफ़ी लोग थे, क्योंकि ऐसे बहुत शॉकिंग मैसेज आता है, कह रहा भाई हमें लगा कि आप वैसे होंगे, लाइक वो सडनली जब देखते हैं मेरी प्रोफाइल। अच्छा, मतलब लोगों ने आपके गाने पहले सुने, आपको बाद में हाँ, देखा है? क्योंकि उनको मेरी आवाज़ ज़्यादा पता है, अभी भी काफ़ी लोगों को मेरी शक्ल नहीं पता है। तो जब वो फर्स्ट टाइम देखते हो शॉक्ड होते हैं कि उन्हें लगा कि एकदम वैसा इंसान होगा कि जैसे कोई धोती कुर्ते में है। तो जब वो देखते हैं तो मुझे लगता है ना कि देखो यार, हमारी फैशन का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कि कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, उसको कार्स पसंद है, वो फुली मतलब कहते हैं ना कि भाई मुझे आईफोन लेने हैं, मुझे ये लेने हैं, बट क्या पता हो सकता है उसका नॉलेज मुझसे भी ज़्यादा हो। तो मुझे लगता है कि मैं कभी उस चीज़ से जज नहीं करूँगा। कलयुग है तो इसका लाइफस्टाइल ही ऐसा है, आपको चलना पड़ेगा, बट बात होती है आप कुछ भी पहनो, आप अंदर से आप कैसे हो वो मैटर करता है, वो चीज़ मैटर करती है। तो ये बहुत ही शोर रहता है हमारे आसपास, बाहर दुनिया, लाइक वर्ल्ड इज टू लाउड, तो खुद को शांत कैसे रखते हो आप? ग्राउंडेड, आई मीन कैसे रखते हो? ग्राउंडेड मेरा ऐसा रहता है ना कि देखो, जैसे मैं कभी भी प्रे करता हूँ, तो प्रे करते हैं ना, मैं एक चीज़ हमेशा मेरे शुरू से है जो मैं मांगता हूँ, मतलब मांगने नहीं, मैं कभी ये नहीं कहता मुझे ये लग्जरी दे दो। मैं हमेशा से भगवान को मैंने चीज़ बोली है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कहीं अगर कुछ ज़रूरत होगी आप जानते हो, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे बैठ के आप सब कुछ दे दो, बस मेरे लिए रास्ता खोलना, मैं चलना चाहूँगा उसमें, ठीक है। दूसरी चीज़, ईगो और अहंकार ऐसी चीज़ है जो कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, मेरे अंदर भी चांसेस आने के, तो मुझे उससे डर लगता है। मैं चाहता हूँ कि कभी भी ऐसा ना हो कि कुछ ईगो आ जाए, अगर आ जाती तो किसी भी रीज़न से तोड़ देना। मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ कि अहंकार रीज़न बने मेरे ही डाउनफॉल का। एंड बाकी मेरे को लगता है कि देखो क्या सच्चाई है, अगर आपको ये पता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक चीज़ लेकर चलता हूँ, जब मेरा आखिरी वक्त हो, तो जब मैं मरूँ तो मेरे अंदर कोई रिग्रेट ना रहे कि मैंने किसका बुरा किया है, मैंने कोई गलत काम किया है। मैं चाहता हूँ कि बस एंड में ना मेरे पास जवाब हो, मुझे पता है कि उस मोमेंट के बाद मुझे दुनिया को नहीं, मुझे भगवान को फेस करना है, वही मुझे पूछेंगे। तो मैं खुद को क्लीन रखने की कोशिश करता हूँ, मैं कोई ऐसा काम ना करूँ कि एंड में मेरे पास कोई जवाब ही ना बचे, मतलब पीसफुली डेथ हो आपकी। कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं आपकी अभी तक? इनसिक्योरिटीज़ मुझे लगता है
पहले थी, अब नहीं है, क्योंकि अब ऑब्स्टेकल्स को टैकल करना आ गया है। अगर बुरा टाइम बोलूँगा निकल भी गया, अब जो आता रहता है तो वो हम हैंडल कर लेते हैं। अभी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। मुझे लगता है कि अभी लाइफ कंप्लीट है। मतलब कंटेंट फील होता है, लाइक संतुष्टि है जो चीज़। मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा दिल क्या करता है कि वो कहते हैं ना वैराग्य जो होता है, हाँ। वो लेने का दिल, कि मेरे को पर्सनली लाइक मैं वो इंसान हूँ कि अगर मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ नहीं होती या अगर मैं फैमिली में नहीं बंदा होता तो शायद मेरे को चाहिए होता है कि सिर्फ मेरा लैपटॉप होता और मैं राइटिंग करते हुए मैं सिर्फ घूमता रहूँ, जैसे एक साधु होता है बिल्कुल वैसा ही। वो नॉट मॉडर्न, जैसे आपको बनारस के घाट में बैठे हुए मिलते हैं या जंगलों में जो रहते जाके, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरे को वो कट ऑफ चाहिए। आपको लगता है अपनी लाइफ के किसी टाइम पे आप उस पे जाओगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि देखो सिंगल इंसान ही सोच सकता है। जब आपके जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारी छोड़ के अगर आप जाओगे ना तो वो गलत होगा। वो तपस्या करना नहीं होता। अभी जो आप कर रहे हो ये भी तपस्या है, क्योंकि आप फैमिली के साथ रह रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, ये भी अपने आप में एक तप है। कुछ नहीं होता तो आप ये चूज़ कर सकते थे। अभी मैं अगर कोई मेरे ऊपर डिपेंडेड है, मैं चले ही जाऊँ, वो गलत हो जाएगा। एग्जैक्टली। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन मैरिज? मैरिज बहुत, जैसे आपने बताया ना कि वो वाला एक होता है, वैसे गृहस्थ का भी जैसे हमारे शास्त्रों में बताते हैं ना कि उसके ब्रह्मचर्य से पहले वाला ही आता है। पहले तो आई थिंक सब यही करते थे ना कि पढ़ाई के बाद, शादी के बाद, अपना ये सब निभाने के बाद अपने ब्रह्मचर्य, सॉरी वो कौन सा आश्रम होता था जो लास्ट में आता था कि वो मतलब सब छोड़ देते थे, 16 संस्कार होते हैं। हाँ हाँ हाँ, उसमें लास्ट में वो सब चले जाते थे, वो सब घर बार छोड़ के। मेरे को एग्जैक्ट नाम मैं भूल गई हूँ उसका, बट आई स्पेसिफिकली आस्क्ड अबाउट मैरिज बिकॉज करंटली मैं ना डेटा पढ़ती रहती हूँ। सो कल ही मैं शायद एक रिपोर्ट पढ़ रही थी ऐसी कि इन कमिंग 10 years मैरिजेस वुड बी वेरी रेयर। हाँ बिल्कुल चांसेस है। अंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी है लोगों की। लोग स्टेबल हो ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, लोग बोर हो रहे हैं इंसान से, स्विच कर रहे हैं फटाफट। ये रीज़न है कि रिलेशंस, मतलब ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि 1-2 महीने के रिलेशन, कहीं जगह तो 10-10 साल के रिलेशन में टूट रहे हैं। डार्क एरा का मतलब इतना इम्पैक्ट है कि लोगों की समझ ही नहीं है, कोई समझना चाहता नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये हो चुका है। मैरिज तो फिर भी दूर की बात है, दोस्ती तक में कोई एक दूसरे को नहीं सुन रहा आजकल। तो ये हो गया है, प्रेज़ करना छोड़ दो, कोई हाल चाल ही पूछ ले वो भी नहीं पूछ रहा आज के टाइम में। तो ऐसा हो चुका है, ये चीज़ें रहती है। आई पीपल रियली स्कैर्ड ऑफ मैरिज? इंसान अगर अच्छा है तो मुझे लगता है मैरिज कभी भी स्केरी नहीं है, अगर इंसान अच्छा है। क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि नारी शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। जैसे कहते हैं ना शिव शक्ति, साथ में नाम होता है उनका। तो अगर आपके साथ एक पार्टनर है, फीमेल पार्टनर है, तो वो आपकी पावर है। वो पावर है। और बिलीव मी, अब मेरी भी सिस्टर है तो मुझे लगता है मेरी सिस्टर की ब्लेसिंग्स मुझे मिली है, मम्मी की मिली रखी है, ठीक है। अब जो मैरिड लाइफ होगी तो मेरी लाइफ में लव बहुत लेट आया है, बहुत लेट आया है। लेकिन आई एम ग्लैड कि जो अब इंसान मेरी ज़िंदगी में है तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करता है एंड समझता है मुझे। सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी चीज़ क्या है, जो मेरे अंदर डिमेरिट्स हैं उसको पता है कि मैं यहाँ गलत हूँ, तो वो मुझे वहाँ पे सुधारता है। तो मैं मानता हूँ वो उस इंसान को मैं सिर्फ अपना फियांसे, गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ का ही टाइटल नहीं देना चाहूँगा, मैं उसको एक गुरु का टाइटल भी दूंगा कि जो मुझे सिखा रहा है। हम सीख किसी से भी सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि देखो आपका एक बुरा साइड देख के लोग क्या बोलेंगे, छोड़ दो इसको, राइट, ठीक है। हाँ, अगर वो बुरा इतना है कि फॉर एग्जांपल आप रिलेशन के अंदर हो, आप चीट कर रहे हो, वो तो छोड़ना ही बनता है, वहाँ तो कोई तुक ही नहीं बनता। लेकिन कुछ ऐसे डिमेरिट्स है जहाँ पे काम किया जा सकता है, तो वहाँ पे आप साथ देते हो तो आप एक टाइम के लिए खुद सोचने में मजबूर हो जाते हो कि यार ये इंसान खड़ा है आज भी, इतना कुछ देख कर भी, तो इसको छोड़ना इस लाइक कि आप सबसे बड़ा पाप करोगे। डू यू ऑल्सो थिंक कि इफ़ यू गेट राइट पार्टनर तो आपकी ग्रोथ थोड़ी सी बढ़ जाती है, मे बी ज़्यादा भी बढ़ जाती है, बिकॉज आपका एक लाइफ का पार्ट सॉर्टेड रहता है कि देयर इज़ समवन हु इज़ ऑलरेडी देयर फॉर मी। मतलब ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, सिबलिंग्स का रिलेशनशिप मुझे बहुत अंडररेटेड लगता है क्योंकि वो भी हमारे साथ बहुत टाइम तक रहते हैं लाइफ में। बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सिर्फ अपने मे बी लाइफ पार्टनर के साथ ही शेयर कर सकते हैं। अगर कोई वो नहीं होगा तो आप किसी के साथ भी वो शेयर नहीं करोगे। बिल्कुल। तो फिर एक एस्पेक्ट में आपको ग्रो होने में थोड़ा अच्छा हो जाता है अगर वो लड़ाई झगड़े वाला रिलेशनशिप ना हो, तो सपोर्टिव हो जिस तरह से आप बता रहे हो। तो मे बी अगर वो आपकी वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, कोई भी है, तो मुझे ऐसा बहुत लोग कहते हैं
कि ये वाला अगर आपका रिलेशनशिप वाला स्टेटस सॉर्टेड रहता है या पीसफुल होता है तो आप Right. इजीली ग्रो कर जाते हो अपनी लाइफ में। फैक्ट है ये, कोई भी क्योंकि अगर मैं बात करूँगा हमारे रिलेशन में, तो मेरे रिलेशन में मैं मानता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड इंसान है, बहुत ज़्यादा शांत है। ऐसा नहीं उसे गुस्सा नहीं आता है, बट उसको कंट्रोल करना आता है और उसको समझ है और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा मेंटेन करती है रिलेशन को। और ये बात बिल्कुल सही है कि ग्रोथ होती है, क्योंकि एक टाइम में क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल अभी मैं अब मोस्टली मुझे किसी ना किसी काम से बाहर जाना ही होता है, कभी मुंबई, बेंगलोर, हम यहाँ ट्रैवल करते रहते हैं। तो अब उस जर्नी में मोस्टली मेरे साथ मेरा भाई ही होता है। ये शुरू से मेरा हर जर्नी में मतलब ये तो विटनेस है कि अगर ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ। तो ये नासी भी अगर आपके सामने है तो ये इसकी वजह ही आईकिल ग्राफिक्स, इसका स्टेज नेम है, एंड रियल नेम ललित है। तो मुझे लगता है वो सारा क्रेडिट इसको जाता है। जो मैं अर्न कर रहा हूँ असली वो मेरी नहीं है, वो मैं मानता हूँ इसी की है। और अगर हम वाइफ वाली बात करते हो तो वो कैसा है कि वहाँ पे एक बहुत प्राइवेसी है, क्योंकि शायद कुछ ऐसी बात होगी जो मैं अपने भाई को नहीं बता पाऊँगा या अपनी मम्मी को नहीं बता पाऊँगा, बट उससे शेयर कर सकता हूँ। तो हर रोल जो है हर इंसान का, चाहे आपकी बहन का है, आपके भाई का है, फादर का है, और वाइफ का क्या रहता है ना, पार्टनर का क्या रहता है, आपका एंड तक सिर्फ आप ही रहोगे, सिर्फ आप ही रहोगे। क्योंकि एक टाइम आएगा, हमें पता है कि लाइक डेथ एक अल्टीमेट ट्रूथ है। आज जो इंसान वो चले जाएंगे, एंड में कौन रहेगा? एंड में सिर्फ आप और आपकी वाइफ रह जाएगी एक दूसरे से शेयर करने के लिए। आप चाहे बूढ़े हो जाते, आपको पता है कि अब हमें बच्चे चाहे छोड़ दे या कुछ भी कर दे, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। हमें पता अब हम हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन अब हम साथ में हैं। तो ये चीज़ हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कल को सबने एक गृहस्थी में बंधना है। कल को भाई होगा, वो उसकी भी एक लाइफ होगी, वो भी वहाँ पे टाइम देगा, वो भी ज़रूरी है। तो रिलेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर वो अच्छी तरीके से हो रहे हैं ना, बहुत अच्छी तरीके से, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होती है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। अब वो सिरदर्दी नहीं होती है कि कलेश हो रहे हैं। फिर उससे इंसान भागता भी नहीं है, लाइक नहीं होता। आई गेट इट। ओके, अब मुझे आप ये बताओ, अभी हम इस पॉडकास्ट को रैप करते हैं, आपकी आने वाली कोई एल्बम्स या म्यूज़िक है ऐसा जो हम कब तक सुन पाएंगे, या किस बारे में है वो? अपकमिंग कोई चीज़ें? अपकमिंग आ रहा है, अभी लिप्सा के साथ आ रहा है। तो अभी लिप्सा का वैसे देखो नाम सुन के लोगों को पता होगा, और इन केस नहीं पता है तो आपने गाना सुना होगा हर हर शंभू वाला। तो उन्हीं के साथ कोलैबोरेशन आ रही है। तो गाने का नाम है जय दुर्गे भवानी। तो बहुत ही पावरफुल सॉन्ग है, क्योंकि मतलब अभी मैं रिवील कर दूँगा तो मज़ा नहीं आएगा, वो सुन के देखना, उसके अंदर आप कनेक्ट कर पाओगे। क्योंकि उसके अंदर हमने अगर असुरों की बात की है तो हमने सिर्फ उस युग के असुर की बात नहीं करी, हमने बात करी है आज के असुर के बारे में, जो आपके विचारों के अंदर जिंदा है और वो कैसे खेल रहा है। तो रैप का फ्लेवर है, एंड सिंगिंग का तो ऑब्वियसली बात है, बहुत बोल्ड वोकल्स है उसके, ब्लेस्ड है वो, तो महादेव की कृपा है उसके ऊपर। तो बहुत छोटी एज है, एंड बिल्कुल छोटी बहन की तरह हो मेरी, बिल्कुल छोटी बहन की तरह। उसकी फैमिली बिल्कुल ऐसे ट्रीट करती है मुझे भी जैसे अपना बच्चा है। तो वो चीज़ आने वाली है, अब सुनना ज़रूर, बहुत प्यारी है। मैं तो वेट कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो सुनती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बताया हम लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है ना ऐसी कि जो ऐसा म्यूज़िक जो हमें कनेक्ट कर पाए। लाइक फॉर अस म्यूज़िक इज़ अ मतलब एक डिवोशनल चीज़ है ना, जो हमें कनेक्ट कर रही है उस चीज़ के साथ। ऐसे हम लोग चैंटिंग भी करते हैं, बट जब आप म्यूज़िक के थ्रू सुनते हो ना उसको, दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग। जो मैं आपको बताती हूँ ना, ऐसे बग स्क्रॉल करने वाली फीलिंग आती है, वो दैट्स अ रियल, वो मतलब वो हमें फील होती है। तो आपके जितने भी गानों में रैप हो रखा है, आई रियली लव इट, और मैं तो वेट करती हूँ। और प्लस ये इसका भी मैं वेट करूँगी, बट अगेन अभी तक मेरा करंट फेवरेट वही है, सखा। आई जस्ट होप कि अभी मेरा ये भी मैं इसको बैक टू बैक सुनती रहूँ, स्टिल होपिंग कि आपका ये भी बहुत लोग सुने और बहुत आपको इसमें सक्सेस मिले। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में आने के लिए, एंड आई रियली विश यू अ वेरी गुड लक एंड सक्सेस। एंड बहुत अच्छा लगा बातें करके, क्योंकि ये बात तो मैं मेंशन करना भूल ही गई, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको आपने सक्सेस उसमें देखा होता है, बट आपकी शायद मैंने जर्नी देखी हुई है, बिकॉज जब हम काम करते थे या सेम ऑफिस में था, है ना, तो फिर तो मतलब वहाँ से यहाँ तक की मतलब बहुत कम लोगों की जर्नी विटनेस करी होती है ना हमने। मैं भी कोई ऐसे लोगों को नहीं जानती जो मेरे सामने से सक्सेसफुल हुए, मैं तो तभी जानती हूँ क्योंकि जो जब सक्सेसफुल हो गए तो स्टोरी सुनती हूँ। तो एक आप और एक वो जो हंसराज रघुवंशी है, वो भी स्पिरिचुअल गाने, तो वो भी मेरे कॉलेज में थे। तो बस
बस आप 2 लोग ऐसे हो जिनको मैंने उस टाइम भी देखा है, अभी भी देखा है, हाँ, तो हाँ, इट हाँ, रियली हाँ। फील्स वेरी गुड और मतलब दिल से अच्छा लगता है कि हाँ। आगे जाएँ, बहुत अच्छा लगा। नहीं, बस मैं सबसे पहले तो मतलब मैं ब्लेस्ड फ़ील कर रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट का हिस्सा बना हूँ, मुझे यहाँ पे बुलाया, है ना? एंड सेम मेरी तरफ से भी यही शुभकामनाएँ हैं कि सब कुछ सही करो, सब कुछ सही करो एंड आप कुछ भी कर रहे हो, छोड़ना मत। खुद पे बिलीव रखो, वो सबसे बड़ी बात होती है। दुनिया बहुत कुछ बोलेगी, ठीक है? और डरना कहीं पे भी नहीं है। मतलब मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, कोई कुछ भी कर रहा है, मैं कहता हूँ बस होप रखो, डेफ़िनेटली आज नहीं तो कल रास्ता आएगा, ज़रूर आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।